सभी दर्शकों को, सभी नाजरीन को मैं डॉक्टर शबनम आदाब पेश करती हूं और नमस्कार करती हूं। काशी कला कस्तूरी के शख्सियत प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं सपनों का शहर, ख्वाबों का शहर मुंबई से आजम कादरी साहब और अकबर कादरी साहब। आप दोनों भाइयों का ताल्लुक मुंबई से, आप दोनों भाइयों का ताल्लुक बुंदेलखंड से है, लेकिन जो आपने सपने देखे, जो ख्वाब बुने, उसके लिए आपको बुंदेलखंड से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई का सफर करना पड़ा और आज वो एक कामयाब आर्टिस्ट के रूप में, एक कामयाब थिएटर आर्टिस्ट के रूप में हमारे साथ हैं। आप दोनों बैक वक्त यानी एक वक्त में एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट, एक अच्छे कलमकार और फिल्म मेकर, यहाँ तक कि आप दोनों भाइयों ने बिग एफएम के लिए 100 से ज्यादा कहानियां लिखी। आपका खुद का थिएटर ग्रुप है अंतराल नाम से। इसके अलावा जामिया मिलिया में इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी भारतीय जन नाट्य संघ है, इसके आप जामिया मिलिया में फाउंडर हैं। जामिया मिलिया में जब आप लोग पढ़ने गए, वहां पर इन्होंने उसकी बुनियाद रखी है। तो आज एक कामयाब शख्सियत के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे साथ है। आपकी हमागिर शख्सियत, हमाजहत शख्सियत यानी आपके शख्सियत के विभिन्न पहलू हैं जिस पर हम लोग अभी बातें करेंगे। तो अहमद साहब, अकबर साहब, आजम कादरी साहब, दोनों भाइयों का काशी कला कस्तूरी की ये संस्था काशी की सरजमीन पे या ऐसी काशी में आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, खैर मकदम करती है, जहां जीवन है, जीवंत है। और इसके अलावा यहाँ सिर्फ जन्म पर ही खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, ये ऐसा अनोखा शहर है जहां मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसी अनोखी काशी की संस्था काशी कला कस्तूरी में आप दोनों भाइयों का अभिनंदन है, खैर मकदम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों को यहाँ पे अभी अगर कुछ बोलना चाहें कि किस तरह से महसूस हो रहा है कि आप काशी के इस संस्थान में अभी आप जुड़े हुए हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो फिर उसके बाद हम लोग अपनी बातें शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपका और संस्था का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये बातचीत का सिलसिला शुरू किया। और चूंकि काशी के बारे में आपने बहुत कुछ बता ही दिया और हमारी भी बहुत सारी यादें काशी से जुड़ी हुई हैं, तो आज उन सारी चीज़ों को दोहराया जाएगा और उनके बारे में भी चर्चा जरूर होगी। अब काशी नगरी तो ऐसी नगरी है कि जिसके बारे में साहित्य में इतना लिखा गया, इतना कुछ जाना पड़ा। बिना काशी को समझे आप साहित्य में की समझ को बहुत दायरा बड़ा कर पाए, हमें लगता है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लेखक, नाटककार, और भारतेंदु जी की बात करें हम तो बहुत सारे लोग दिए हैं काशी में। वो नगरी अपने आप में अद्भुत है और शिव की नगरी है। हम सब लोग काशी नगरी का सम्मान करते हैं। बहुत, मैं 2-3 बार आया हूँ बनारस, बहुत शानदार शहर है और मजेदार लोग हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत मतलब बधाई देना चाहूंगा, शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि हमें ये मौका मिला कि हम आज काशी कला कस्तूरी की मंच पर बैठे हैं और आपसे रूबरू हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप दोनों भाइयों के चेहरे से ही पता चल रहा है कि आप दोनों भाई जुड़वा हैं, ट्विंस हैं और दोनों ही एक रास्ते पर हैं, एक सेम टैलेंट है। तो इसके लिए अब मैं अपनी बातें शुरू करती हूँ कि किस तरह से आप लोगों का ये सफर, ये एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में कैसे आप लोग, ये सफर कैसे आपका शुरू होता है और एक कामयाब आर्टिस्ट के रूप में आज आप मौजूद हैं हम लोगों के साथ। और किस तरह से, क्यों हर कोई माँ बाप चाहता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, तो लेकिन थिएटर की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, किस तरह से आप लोगों दोनों भाइयों ने उस तरफ रुझान किया, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बताइएगा। देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बचपन से आपके साथ होती हैं, पर आपको पता चलता है धीरे धीरे कि आप इस तरफ ज्यादा मुखातिब होना चाह रहे हैं।
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि खासतौर से यूपी, जब हम नॉर्थ बेल्ट की बात करते हैं, तो अगर आप साइंस साइड हैं तो आपके पास इंजीनियर का रास्ता है, और अगर आप आर्ट साइड है तो आर्ट वालों की तो वैसे ही कोई वक्त ही नहीं, आप कहीं कुछ है ही नहीं। मैथमेटिक्स, इंजीनियर, बायोलॉजी, मेडिकल, इसके अलावा कोई तीसरी चीज आपकी लाइफ में है ही नहीं। और आर्ट में कोई अगर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो उसके लिए फिर वही है कि वो सिविल सर्विसेज ट्राई करे। तो बचपन में मुझे याद है, मेरे फादर जो है वो फाइन आर्ट के लेक्चरर थे एक सेमी इंटर कॉलेज में। तो मेरे फादर एक मैगजीन मंगाया करते थे रशिया की, जिसका नाम था सोवियत मैग, क्योंकि उनको स्केचेस करने का शौक था। तो वो पापा का रूम जो है ना, हमें बड़ा अट्रैक्ट करता था। एक उनका अपना अलग सा स्पेस था जिसमें बहुत सारे कलर्स, रंग, ऑयल की स्मेल। तो वो एक कला तो शुरू से थी, महसूस करते थे। और जब वो फोटोग्राफ देखते थे मास्को के और बासों के, और उसमें बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां लड़के किस तरीके से आ रहे हैं, जब तो यार ये कौन सी दुनिया है, ये कहाँ के लोग हैं। तो एक लगता था कि यार कहीं तो ये है, और कौन सा दिन आएगा जब हम इन सब लोगों को जानेंगे पहचानेंगे। तो एक आर्ट तो शुरू से ही आ गई थी। थिएटर के साथ ये हुआ कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा कोच में हमारे थी, तो उन्होंने शुरुआत करी। तो उनका नाटक देखा है हम लोग, आई थिंक छठी या सातवीं में होंगे, 8वीं क्लास में थे। तो हम लोग रेलवे स्टेशन से गुजर रहे थे एक बार, तो देखा कुछ लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। तो हम कहा ये लोग कौन है, ये तो बड़ी मजे की चीज है जो हो रही है। तो हमको नहीं पता था कि उसको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं, बट लड़के और लड़कियां कुछ कर रहे थे। तो हमने जाके पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोला हम लोग ऐसे ऐसे हैं, इप्टा हमारी संस्था है जो उरई हमारे हमारे गांव से, कस्बे से 25 किलोमीटर दूर है, हम लोग वहां से आए हैं और हम लोग ऐसे करते हैं। हम भी कर सकते हैं। बोला हाँ कर सकते हो, आओ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बट उरई तो डेली जाना आना तो बड़ा मुश्किल का सौदा है। फिर भी हमने चलो एक दो बार चल के देखते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी था। तो घर में पैसों की बड़ी तंगी रहती थी, खींचतानी रहती थी, क्योंकि पापा लेक्चरर थे, बड़ा परिवार था और खेती किसानी वाला घर था। तो खेती किसानी में हमेशा ये होता है कि घाटा ही होता है ना। साल भर आप लगे रहिए, आप साल के अंत में जब हिसाब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आपकी मजदूरी जाया जाए। तो बस इस तरीके से वहां पहुंचे। वो जो थिएटर का पूरा देखा तामझाम, अब वो भी बहुत छोटी संस्था थी, नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें पढ़ने को चीजें देना शुरू कर। कुछ उन्होंने हमें नाटक पढ़ने को दिए, कुछ किताबें दी, तो वो पढ़ के लगा। तो पहला नाटक जो नुक्कड़ नाटक मैंने पढ़ा था वो असगर बजाज साहब का लिखा हुआ नाटक था, सबसे सस्ता गोश्त। तो बड़ा अच्छा लगा। तो हमने बोला कि भाई ये नाटक देखो, हम लोग समझ गए हैं कि ये ऐसी फॉर्म है, ऐसे से होता है, हम रोज अप डाउन नहीं कर सकते, पैसे भी नहीं है और समय की भी तंगी है। तो हम लोग क्या अपने गांव में कुछ बच्चों के साथ ये करना शुरू कर दें। तो बोले हाँ कर दो। तो इस तरीके से हमने अपने 4-5-6 दोस्तों को जोड़ा और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने अपना एक नाटक कॉलेज स्कूल के प्रांगण में किया। तो वहां से ये थिएटर की शुरुआत हुई। और आप यकीन मानिए कि बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि पापा से लोग शिकायत कराते थे कि तुम्हारे बच्चे जो है वो भाड़ बने घूम रहे हैं, वो बस स्टैंड पे कुछ कर रहे हैं, ये गाने गा रहे हैं सड़क पे। और पूरा जो फैमिली थी वो पूरी, मतलब एक तरीके से एक आप कह सकते हैं उसको, एक हमारी जो नॉर्मल क्लासिकल फैमिलीज होती हैं कि हर आदमी टीचिंग प्रोफेशन में ही थे। दादा मेरे टीचर थे, मेरे वाले साहब भी टीचर हैं, अब तो रिटायर हो गए। मेरा बड़ा भाई है वो भी प्रोफेसर है। तो मतलब ददियान ननिहाल दोनों तरफ से ना वो बीएड बीटीसी या फिर पीएचडी वाला सिलसिला था। तो नाटक ड्रामा ये सब उनके लिए बड़ी ऑर्थोडॉक्स चीजें थी। तो घर में थोड़ा सा संघर्ष रहा, लेकिन हम छुपे छोरी करते रहे। अपने विलेज में नहीं करते थे, तो पता चला साइकिल उठा के दूसरे गांव चले जा रहे हैं नाटक करने के लिए। वहां से एक रुझान जागा, पढ़ना शुरू किया। उसके बाद जब पढ़ने के लिए दिल्ली आ गए, जामिया जब हम पहुंचे, तो जामिया में हमारा इंटरनल थिएटर तो था, पर उसमें बहुत ही लिमिटेड बच्चों का स्कोप था, और वो भी ड्रामा कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा था उस वक्त, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब हमने फिर इप्टा से, चूंकि इप्टा से हम आ रहे थे, हमने इप्टा दिल्ली से संपर्क करा और जामिया में ब्रांच डाली और अपना खुद का थिएटर शुरू करा। उसी वक्त एनएसडी से रास्ता जुड़ा। तो टीआई थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी जो एनएसडी की है, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। वहां से थिएटर की बारीकियां, मेकअप, कॉस्ट्यूम, लाइट्स, ये सब सीखा। और उसके बाद फिर हमने जो है काफी लंबे वक्त तक जामिया में जब तक रहे, तब तक बराबर ड्रामा हमारा चालू रहा। तो थिएटर की शुरुआत तो फिर हमारी वहीं से शुरू। 2007 में फिर हमने अंतराल थिएटर की नींव रखी।
और हमारा थिएटर तब से लेके अब तक चल रहा है माशाल्लाह। आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज हमारे थिएटर ग्रुप को 14 साल पूरे हो जाए। 14 years we have completed in our theater, अंतराल। बहुत बहुत मुबारक हो कि आज का दिन आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है कि आप जैसी शख्सियत हमारे संस्था में आई और अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो इस तरह से हम दोनों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है कि 14 साल भी आपका पूरा हो रहा है इस संस्था का। तो अंतराल, आप लोगों को ये कैसे लगा कि हमको अंतराल के लिए ये आप लोगों का अपना थिएटर ग्रुप जो है, इसके लिए भी आपको कोशा रहना पड़ा होगा, कोशिश करती रहनी पड़ी होगी और फिर दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में बहुत ही स्ट्रगल भी करना हुआ होगा। तो किस तरह से उसको आप लोगों ने इसको फॉर्म किया कि हमें, और किस तरह के आप इसमें नाटक करते हैं जो आप लोग प्ले करते हैं, जो किस तरह का करते हैं, वो क्या आपका थीम क्या होती है कि हमें इस बेस पे करना है, इस थीम पे करना है? यही एक छोटा सा फर्क था कि जब हम इप्टा के अंदर काम कर रहे थे तो इप्टा एक अपनी अलग वैचारिक संस्था है, तो वो जो नाटक करते थे वो डेफिनेटली ज्यादा सोशल परिप्रेक्ष्य उसमें ज्यादा हावी रहता था। कला पक्ष थोड़ा अगर ड्रॉबैक भी करे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि बात रखने वाला वो एक मंच है। मतलब सीधे सीधे था कि हम लोग को मुद्दों की बात रखनी है, मतलब थिएटर एज ए टूल वी यूजिंग, तो हमको सिर्फ मुद्दों की बात रखनी है और वो मुद्दे जो कोई बोल रहा है वो रखने हैं, कैसे भी करना है बट कर देना है। तो हम लोगों का वो तो था कि बात तो थिएटर में या कला में हो तो कोई इशू बेस्ड ही होनी चाहिए, वरना कला मर जाती है। अगर कला में प्रतिरोध ना हो, कला में अपनी बात रखने का वजन ना हो तो कला मर जाती है। लेकिन हमको ये लगा कि साथ साथ हमको आर्ट की बारीकियां भी समझनी है, मतलब कुछ भी कर देना है, कहीं भी कर देना है वाला पर्पस हमारा नहीं रहा। एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, क्योंकि आर्ट इज टोटली इट्स अ फॉर्म। तभी हम लोगों ने वो सारे आयाम सीखे, या लाइटिंग हो या डिजाइनिंग हो या सेट डिजाइनिंग हो या मेकअप हो, क्योंकि ये चीज मालूम थी कि अगर अपना थिएटर करना है तो काम आना चाहिए, वरना आप इतना महंगा चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अंतराल की बुनियाद वही थी। दिल्ली में कोई भी ऐसा थिएटर नहीं था एनएसडी को छोड़ के, कि जो एनएसडी तो गवर्नमेंट रेट पे चलता है, उसके बाहर कोई भी ऐसा थिएटर नहीं था जो प्रोफेशनली थिएटर को चैलेंज करता हो कि बच्चे हमारे यहाँ आए, वो केवल एक्टिंग की बात ना करें, आपको अपना पेट भी पालना है, आपको घर भी चलाना है, उसके लिए आपको टेक्नीशियन अगर आप बन जाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो आप बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कॉस्ट्यूम से निकल के गए, आज बड़ी बड़ी फिल्मों में वो ये बहुत ही हम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि मेरे थिएटर से थिएटर कॉस्ट्यूम करके 4-5 लड़के और 2-3 लड़कियां निकली, और उन्होंने कम से कम 10-12 नाटकों में पहले कॉस्ट्यूम समझा, फिर हमने उनको फिल्मों की कॉस्ट्यूम की भी ट्रेनिंग दी। आज वो कम से कम बड़े लेवल पे अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं और मुंबई में रह के अपना पेट भर रहे हैं। तो वो था कि एक ऐसा थिएटर जो आपको केवल एक्टिंग न सिखाए, वो आपको टेक्निकलिटी भी सिखाए, ताकि आप बाहर जाके अपना परिवार भी चला पाए, रोजी रोटी भी कमा पाए। ये ख्याल था कि एक ऐसी संस्था चाहिए। दूसरा, अंतराल की खास बात है कि हम वीकेंड थिएटर हैं, ये अपने आप में अनोखा एक्सपेरिमेंट था। तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या टीचर्स ही हो गए, एक बार आपकी जॉब लगी तो फिर आर्ट तो दूर चला गया, जबकि कॉलेज से आर्ट जी के सब आ रहे थे। तो आर्ट तो जिंदा रहता है ना उनके अंदर। अब थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें रोज आइए, तब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो रोज आइए, रोज तो नहीं दे सकते हमारे प्रोफेशनल। और ये दिक्कत औरतों के साथ तो और ज्यादा है, महिलाओं के साथ, मतलब आफ्टर मैरिज तो उनको मुश्किल हो जाता है। तो अंतराल ने वो स्पेस क्रिएट किया कि हम वीकेंड थिएटर करेंगे, हम सारे प्रोफेशनल्स को जोड़ेंगे, और जब हम रिहर्सल करेंगे 10 या 15 दिन की जो हमारी रिहर्सल होती है, वो हम एक एक दूसरे का टाइम चेक करते हैं कि अच्छा आपकी छुट्टी कब से कब तक है, क्या कोई लंच ब्रेक में आ सकता है या कोई शाम को जॉब के बाद आ सकता है। तो सबका एक शेड्यूल रहता था और सबको अलग अलग करके पैचेस में हम रिहर्सल करते थे। आखिरी के 2 या 3 दिन हमारी पूरी टीम छुट्टी लेके एक साथ रिहर्सल करती थी, और जब वो प्रोफेशनल्स की टीम पहली बार मंच पे उतरी तो लोग ताज्जुब कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। हमारे शोज में पुलिस के कांस्टेबल्स थे, एम्स के डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल इंजीनियर्स थे। तो अंतराल ने उन सबको वापस आर्ट में जुड़ने का एक मौका दिया। तो अंतराल की एक ये खूबसूरती भी रही। तो हम जो नाटक हम करते थे, ऑफकोर्स एक चीज आपने बोला कि किस तरीके के नाटक करते थे, तो नाटक में हम, मेरा और आजम का हमेशा एक मानना रहा है, नाटक खत्म होते गए या विधा कम हो गई, उसके 2 बड़े रीजन रहे। नया नाटक लिखा नहीं गया,
आज भी आप देख लीजिए, हम वही घासीराम कोतवाल, ताजमहल का टेंडर, बकरियां, हम या मतलब चेखव के लिखे हुए कुछ नाटक या ब्रेख्त के लिखे हुए कुछ तो नाटक, वो वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्सेप्ट आज भी थिएटर में चला आ रहा है, जबकि आज के इंसान के मुद्दे बदल गए हैं, इशू बहुत अलग हो गए हैं। आज की यूथ का खासतौर से उसकी टेंशन, उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो आज की कहानियां तो कोई कह ही नहीं रहा। और भाषा बहुत बदल गई है, क्योंकि भाषा जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया है, इस टुकड़े ने ना पूरा लैंग्वेज का पैटर्न बदल दिया है, खासतौर से यूथ का। तो हमें लगता था कि हमको कम्युनिकेट तो उसी लैंग्वेज में करना पड़ेगा, तो हमने नए नाटक लिखना शुरू करे। अंतराल की ये खूबसूरत बात, पुराने नाटकों को भी साथ में रखा और नए नाटक लिखे, और सारे टॉपिकल्स नाटक थे। अंतराल ने इस बात का ख्याल रखा। हमारा पहला नाटक जो अंतराल ने करा वो था मौसम को न जाने क्या हो गया। आप इस तरफ एक पोस्टर देख रही होंगी ऊपर, ये नाटक जो ये वाला जो ऊपर वाला पोस्टर है, तो ये मौसम को न जाने क्या हो गया, ये नाटक विदर्भ के किसानों की व्यथा है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो गरीबी में भी किसान हाँ जी हाँ आसम, मैं इस नाटक के बारे में पूरी तफसील जानना चाहूंगी, क्योंकि ये नाटक आपका इतना पॉपुलर हुआ। और सबसे अहम बात तो ये है कि न सिर्फ किसानों पर बल्कि विमेन किसान जो थी, विमेन फार्मर जो थी, उनको भी आपने इसमें लिया और उनकी चीजों को भी इशू बनाया। और मैं अपने दर्शकों से को बताना चाहूंगी कि ये नाटक इतना मशहूर हुआ कि जो अमेरिकन एम्बेसी ने भी बुलाकर अपने यहाँ करवाया इस नाटक को। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। और पहली बार मुझे लगता है कि विमेन फार्मर पर बातें की गई हैं इसमें, तो इसके बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे। जी, ये नाटक का ये था कि हम लोग कॉलेज से पास आउट हो गए थे और हम लोग फिर थोड़ा भटकना चाहते थे कि चलो अभी तो पैसे आना बंद हो गए हैं घर से, तो अभी झोला उठाओ और थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ हम लोग एक ग्रुप बना के, पता चला कि एक टूर जा रहा है अपना झाबुआ के आसपास के गांव में, उसके बाद महाराष्ट्र विदर्भ भी जाएगा। और वो टूर का जो रहना खाना पीना जो है फ्री है, बट आपको वॉलंटियर करना है। एक संस्था के थ्रू ही जाना था, किसानों से बातचीत करनी थी। तो हम लोग वो टोली में निकले, तो हम लोग पहुंचे। हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बहुत सारे जो गांव प्रभावित थे सूखे से या डैम बन जाने के बाद उनकी क्या स्थिति थी, उनसे बात करी। और विदर्भा पहुंचे, तो विदर्भा में हम लोगों ने तमाम गांव में जो है लोगों से बातें की, किसानों से बातें की, जहां जाते थे वहीं रुक जाते थे। तो वो बहुत सारे दिल्ली की जो हमारे लड़के लड़कियां थे, जो मिरांडा हाउस की लड़कियां थी या और जो बड़े बड़े कॉलेजेस के लड़के, वो चकित थे ये देख के गरीबी या किसानों की हालत। हम लोग बहुत ज्यादा चकित नहीं, क्योंकि हम तो देखते ही आ रहे थे। हमको लग रहा था जो हम बुंदेलखंड में देख के आए हैं वही तो ये है ही है। So for us there is no difference कि भाई कोई ये तो हम तो हमारे साथी लोग बहुत वो थे कि यार ऐसा भी हमारी कंट्री में होता है यार, ये कैसे पॉसिबल है, हमको तो खबर ही नहीं। मैंने कहा आपका जो मीडिया है या जो भोंपू है वो बताए तब ना। एक जमाना था हिंदुस्तानी सिनेमा में, दिलीप कुमार साहब का आप पूरा दौर देख लीजिए, राज कपूर साहब का दौर देख लीजिए, फिल्मों में गांव दिखाए जाते थे, मेरा गांव मेरा देश। तो जब गांव के प्रदेश की फिल्में बनती थी तो गाय बगाए गांव की प्रॉब्लम्स भी सिनेमा ने उठा के रखी। फिर एक बिल्कुल, वो ना चाहते हुए भी, असल वो ना चाहते हुए भी वो सामने आ जाती थी, वो गांव की परेशानियां लोगों के जहन में आ जाती थी। हाँ, और अब तो वो अब तो वो पेरिस और लंदन और इस तरह की जगह जब दिखाए जाएंगे तो वो परेशानियां हम लोग को नहीं समझ। बिल्कुल, जब गांव आप दिखाओगे तो गांव में आप सड़कें तो नहीं दिखा दोगे मैनहट्टन जैसी, पेरिस जैसी, बॉम्बे दिल्ली जैसी। गांव की सड़कें तो गांव जैसी होंगी, तो गांव की अपनी समस्याएं हैं। सिनेमा बनना एकदम कम हो गया तो गांव की समस्याएं भी आम ऑडियंस के आगे से आना बंद हो गई। और थिएटर बहुत लिमिटेड माध्यम रहा, उसकी बहुत ऑडियंस से रीच नहीं होती है। न्यूज मीडिया का हाल ये है कि आप सब देख ही रहे हैं कि क्या आज हाल हो रखा है उनके लिए, क्या कौन सी खबरें महत्व की हैं कौन सी नहीं, वो पूरी दुनिया देख रही है और समझ रही है। तो गांव गायब हो गए। तो हमने ये चैलेंज लिया कि अंतराल वापस से कम उन बातों को उठाएगा जरूर, लेकिन हम शहर की ऑडियंस को छोड़ेंगे नहीं, उनको पकड़ के रखेंगे, उन्हें तो बताना है। जो कि जरूरी है, जो कॉलेजेस के जो दिल्ली में लड़के लड़कियां थे वो अमीर घरानों से आते थे, कार से उतरते थे, शानदार कपड़े, उनको पता ही नहीं है कि
फैसिलिटी बहुत है गांव, लेकिन गांव की समस्या नहीं पता। हम उनके साथ नाटक करना चाहते थे, तो हमने फिर ये नाटक चुना। हमने कहा इसमें गांव की समस्या भी आएगी और इंटरटेनिंग बनाते हैं इस नाटक को ना, बोझल नहीं करना है, इंटरटेनिंग बनाते हैं। तो बड़े कॉमेडी के साथ साथ हमने नाटक में फ्लेयर डाले और धीमे धीमे प्याज की छिलके की तरह छीलते गए। फिर उसके अंदर से किसान निकला, फिर लेडी किसान की बात जो नहीं करता था कोई, जो विदर्भा में हम लोगों ने देखी तो उसमें, हाँ, तो मुझे लगता है कि बात को बहुत मुख्तसर रखें क्योंकि बातें बहुत सारी होनी है। तो इस नाटक में किस कहानी से इतनी थी, एक फार्मर है जो किसान बने रहना चाहता है, वो खुश है, गरीब है, कपड़े नहीं है, पर वो फार्मर होके खुश है। उसका बेटा है जो इस बात पे गुस्सा है कि मतलब मैं नहीं करना चाहता किसान, मुझे तो वो मजदूर पसंद है जो गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, रेलवे पुल का काम करते हैं, मेट्रो बनाते हैं और वो पैसा कमा के घर पे लेके आते हैं, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है। तो दो पीढ़ियों की जो जनरेशन की लड़ाई है कि एक जो किसानी नहीं करना चाहता और एक किसान बनने रहना चाहता है। और इस बीच में जो महिला किसान है उसका रोल, तो उसकी माँ का, जो लड़के की माँ का रोल है, जो किसान की वाइफ है, उसका रोल कि वो सुबह 4 बजे उठ के पहले वो गाय का दूध दो, उसको सानी करे, पानी करे, चारा डाले, फिर खाना बनाए, नाश्ता करवाए, उसके बाद वो दोपहर का खाना, बर्तन, पूरा घर का काम संभाल के खेत पे पहुंचे, खेत पे खाना दे और खेत पे काम करे, और शाम को हस्बैंड के आने से थोड़ा पहले वो वापस आए ताकि रात का खाना बन सके, फिर खाना बनाए, और रात में लैंप के सहारे बैठ के कल के लिए गेहूं बीने, चावल बीने, आटा साफ करे, दुनिया भर की चीज करे, क्योंकि सुबह फिर से नाश्ते बनने की तैयारी होनी है। तो उसका लेबर है, उसके जो काम के जो घंटे हैं वो आदमियों से ज्यादा है, मेल से बहुत ज्यादा है। और लेडी फार्मर्स जब काम करने जाती हैं खेतों में, निदाई करने जाती हैं, गुड़ाई करने जाती हैं, उनका वेजेस मेल फार्मर्स से 50% है। तो ये एक अपने आप में सरप्राइजिंग बात है कि इतना डिस्क्रिमिनेशन, तो वो सारी चीजें उसमें थी। और एक हंसते हंसते चीज और बोल दी, इसमें एक लेडी किरदार है जो बोलती है कि मर्द किसान तो जो है जब परेशान होते हैं वो तो आत्महत्या कर देते हैं, हम क्या करें, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे तो उनके भी हैं, लेकिन मर्द ये उठा लेता है इसका कि चलो मेरे, और औरत तो वो बच्चों का चेहरा देख के आत्महत्या भी नहीं कर सकती। कभी किसी ने सुना है कि कभी किसी लेडी फार्मर ने सुसाइड की? माँ सुसाइड नहीं कर सकती, तो वो अभिशप्त है वो जीवन जीने के लिए, और वो संघर्ष करती रहती है सारी जिंदगी। और ये नाटक हंसते गुदगुदाते उस एक फैमिली की कहानी है। हमने मुद्दों को ऐसा रखा कि घर की कहानी है जिसमें एक भाई, एक बहन, एक माँ, एक बाप, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं और में क्लैशेस है। तो वो एक फैमिली की कहानी उठ के धीरे धीरे ऑडियंस की कहानी बन जाती है। और आखिर में जो उसका बाप बड़ी सख्ती से किसानी करने पे जोर देता है और बेटा जा रहा है वापस गांव शहर मजदूरी करने के लिए, और आखिरी में बोलता है कि बेटा जा रहे हो? बोले हाँ। बचा क्या है यहाँ? तो कहता शहर में देख लेना अगर मेरे लिए कोई काम हो तो उस मर्म बिंदु पे हम छोड़ते हैं कहानी। हमारी नाटक खत्म होता है तो मैंने देखा है कि ऑडियंस रो रही है, आंसू है लोगों के, और फिर मंच पे जाके मैं यही कहता हूँ क्या शहर हमने बनाए हैं, हम गांव के लोगों ने शहर बनाए हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि वापस हम गांव जोड़ नहीं पा रहे। हमारी मीडिया ने बातें बंद कर दी, हम तो कहें साहित्य से गांव कम हो गए, हर जगह से गांव कम हो गए, तो गांव को तो लाना पड़ेगा वापस, उसके बिना जिंदगी नहीं है। तो हम लोगों को जो लोग शहर में पहुंच जाते हैं ना, बस इसी तरह नई जनरेशन के नाटक पर हम लिखते गए। आज हमने एक नाटक और लिखा, ओढ़ने को आकाश चाहिए, फ्यूचर बाजार, अभी रिसेंट में ही मेरा नाटक hakim.com। नए नाटक लिखने शुरू करे तो ऑडियंस को पसंद आना शुरू हो गया। तो हमें आज की बात करनी पड़ेगी, कंटेम्परेरी रहना पड़ेगा। सही कहा आसम और अकबर आप दोनों ने कि हमने गांव की बातें करना छोड़ दी, इसलिए गांव की जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो मंसरे आम पर नहीं आ पाती हैं या कम आ पाती हैं। बहुत से बच्चे तो सूप चलनी और सिल और बट्टे नहीं जानते हैं आजकल के। तो जब वो
हाँ, अब पहले जब गांव की जो पिक्चर दिखाई जाती थी, गांव के जो घर दिखाए जाते थे, उसमें सूप टंगा हुआ दिख रहा है, चलनी दिख रही है, बाकी सारी चीजें तो समझ में आता था, अच्छा ये है। तो अब वो सब चीजें बच्चों को नहीं है, वो तो म्यूजियम में नजर आएंगे कुछ दिनों के बाद। तो इस तरह की सब चीजें हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने बॉम्बे में फिल्म डायरेक्टर से कहा था कि आप कोई ऐसी फिल्म बनाइए जो सिर्फ किसानों पर हो, सिर्फ गांव पर हो। तो उसका ही ये गाना था, उन्हीं की फरमाइश पर ये लिखा गया था कि फिर उसके बाद वो फिल्म बनाया और वो फिल्म सुपर हिट हुई। और उसका गाना आज तक भी हम लोग गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले। तो ये उन्हीं की फरमाइश पर, जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की फरमाइश पर लिखा गया था। तो उस तरह के सोच के लोग भी होते थे। तो वाकई में जिनकी नजर जी, मैं जब विदेश से लौटा था तो मैंने इसका उल्टा एक पैरोडी बनाया था कि मेरे देश की धरती बंजर हो गई, उगले केवल रेती। तो ये हम कहाँ से कहाँ चल दिए। तो ये दरअसल इसी से जुड़ी हुई एक बात जहन में आ गई तो शेयर कर लूं। जब मैंने आजम ने ये अच्छे से मन बना लिया कि यार नहीं जाना तो फिल्मों सिनेमा में है, जाना आर्ट में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम आर्ट के जरिए जितनी ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जितनी पावरफुल तरीके से हम ये बात पहुंचा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और सा मीडियम हमारे पास है। आप वेस्टर्न सिनेमा देखिए या आप ईरानियन सिनेमा देखिए, किस तरीके के टॉपिक्स, कैसी फिल्में, कैसी कहानियां जब वो आती हैं तो पूरे समाज में एक उथल पुथल होती है। कहीं ना कहीं हम सोचने पे मजबूर होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब रंग बसंती आई तो एक कैंडल मार्च का ट्रेंड निकला, तो सिनेमा ने दिया ना आपको वो ट्रेंड, और सिनेमा में तब पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि डिस्लेक्सिया जैसी कोई बीमारी होती है, अदरवाइज तो हम जानते नहीं। जब तारे जमीन पर आई तो समझा कि डिस्लेक्सिया एक प्रॉब्लम है। कितने लोग डिस्कस करते थे। रिसेंट में जो फिल्में आ रही हैं, एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई है थप्पड़। वो क्या है, एक छोटी सी हाउस वाइफ की कहानी है, लेकिन उसके साथ उस औरत की डिग्निटी जुड़ी हुई है कि मैं तुम्हारे लिए सब निछावर कर रही हूँ पर मैं कहाँ हूँ तुम्हारी जिंदगी। करेक्ट। तो वो हस्बैंड बोलता है ना कि मैंने बस एक गलती में गुस्से में थप्पड़ ही तो मार दिया था, बस एक थप्पड़ तुम्हारे लिए। उस औरत की आपने एक मारते, क्योंकि आपको ये अथॉरिटी है, ये समाज ने अथॉरिटी दे दी है कि मतलब औरतों को तो एक आध थप्पड़ मारा जा सकता है, चलेगा, सो क्या हो गया, सो व्हाट। जो वो है ना, सो व्हाट, दिस इज द बिग क्वेश्चन टू बी थिंक। आपने अपने समाज में औरतों को कहा बहुत है, पूजा बहुत है, वो स्थान दिया नहीं, आप देना शुरू करो। और मेरे ख्याल से इसके लिए औरतों को अपना हक मांगना पड़ेगा, और वो मांग भी रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके का सिनेमा हमें लगता था बहुत बड़ी पावर है, तो मालूम था कि ये इजाजत घर से नहीं मिलेगी, जाना तो यही है। तो जामिया में हमारा एडमिशन जो है वो ज्योग्राफी ऑनर्स में हुआ था, क्योंकि जब हम पहुंचे जामिया का फॉर्म भरने के लिए तो केवल ज्योग्राफी ऑनर्स का फॉर्म ही बचा था, कोई फॉर्म ही नहीं बचा था। तो मैंने ठीक है ज्योग्राफी कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। उसमें इंग्लिश में हिंदी का बड़ा मजेदार एक किस्सा है, वो बताइए। हाँ। तो हम लोग जब जामिया में फॉर्म भरने पहुंचे, हम लोग हिंदी मीडियम से गए थे, बुंदेलखंड से थे, हिंदी मीडियम से थे, सेल्फ स्टडी करके पढ़े हुए थे, आर्ट साइड के लड़के थे। तो जब जामिया मिलिया इस्लामिया हमने देखा तो हम लोग हिल गए थे, डर गए कि ऐसी भी कोई यूनिवर्सिटी, ये तो फिल्मों में देखते थे हम। वो शाहरुख खान की वहां पे लड़कियां मैंने पहली बार देखा कि बास्केटबॉल में कोर्ट में खेल रही हैं, और वो नॉर्थ ईस्टियन लड़कियां थी। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ तो जापान की लड़कियां भी पढ़ती हैं, इतनी तमीज ही नहीं। तो वो यूनिवर्सिटी देख के हम लोग पगला गए, हमने बोला यहाँ तो हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ पूरा इंग्लिश मीडियम में था। पूछ के तो जैसे तैसे फॉर्म भरा था, और वो प्रोस्पेक्टस नाम की पहला शब्द हम लोग की जिंदगी में आया, तो पढ़ा और फिर लगा कि यार यहाँ होगा नहीं, बट फिर भी एक शॉट तो देना था, दिया। पढ़ने में हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह भगवान की उस ईश्वर की कृपा थी, पढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मेहनत की और हम लोगों ने एंट्रेंस तो निकाल दिया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे टिक मार्क वाले, तो अब वो तो निकाल दिया। जब अब पहुंचे इंटरव्यू लेने तो प्रोफेसर माजिद हुसैन, उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ज्योग्राफर्स में से एक, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे। तो कैसे पहुंचे तो हमने बोले सर हमको अंग्रेजी नहीं आती, जो भी पूछ रहे हैं आप हिंदी में पूछिए। तो वो मुस्कुराए, उन्होंने हिंदी में सवाल करे। अब पूछा कि एडमिशन हो गया तो फिर क्या करोगे, मैंने कहा सर दे दीजिए फिर देखा जाएगा।
एडमिशन हो गया, बहुत खुश। हमने पूछा कि तुमने फिर 100 में से 80 सही कैसे किए? पेपर तो पूरा अंग्रेजी में आया था। हमने बोला सर समझ सब लेते हैं, आप बोलने के लिए कहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, तो समझ हम लेते हैं। तो वो ठीक है शुरू हुआ। और जब जामिया की क्लासेस शुरू हुई तो जो भी प्रोफेसर हैं वो या तो कैम्ब्रिज से हैं, ऑक्सफोर्ड से हैं, जेएनयू से आ रहे हैं। सो ज्यादातर लोगों को हिंदी आती नहीं, और खासतौर से साइंस का सब्जेक्ट। तो हमारे सर से सब बाउंसर, लेक्चर समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो मैं वाजन कमरे पे बैठे हुए रो रहे हैं, यार ये तो गए, हम तो गलत फैसला ले लिया। तो हम सीधा एप्लीकेशन लिख के हम वाइस चांसलर साहब के पास चले गए। उस वक्त शायद मेहंदी साहब हुआ करते थे। तो पहुंच गए हम लोग कि सर जामिया के बायोलॉजी में तो प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि यहाँ तीनों लैंग्वेजेस में पढ़ाई होगी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो वाइस चांसलर साहब ने अंदर बुलाया, वहां से पूछा कहाँ से हो। मैंने सर मैं तो बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे कौन से हूँ, और बड़ी मेहनत से तो यहाँ पहुंचा हूँ, आप मुझे अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, बताइए सर ये क्या बात है। और हमने पूरा बता दिया कि सर देखिए हमारा इतना 80 रुपए रोज का हमारा रेंट जाता है घर का, और इतना खर्चा, मतलब हम लोगों को 150 रुपए रोज पड़ता है, भारी है, और ये हम अब पढ़ाई चाहिए हमको, हम जाया नहीं होने देंगे। तो बड़े वो और जोर से हंसे। तो उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि इन बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाए। तो वो वहां पहुंचे तो हेड साहब बोले कि आप सीधी वाइस चांसलर साहब के पास चले गए, हमसे तो बोलते। मैं सर आपसे क्या बोलते, आप तो पढ़ाई अंग्रेजी में रहे। तो बोले अगर वो भी नहीं सुनते तो क्या करते। मैंने कहा मैं राष्ट्रपति के पास जाता कि हमको पढ़ाया जाए हिंदी में। तो वहां से हिंदी की एक हमारी एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने हिंदी में पढ़ाना शुरू करा। लेकिन अंग्रेजी की समस्या अभी भी जान रही थी, डर लग रहा था, क्योंकि सब्सिडीज जो थे वो सब इंग्लिश में ही थे। इतिहास हमने लिया था और हमने लिया था इकोनॉमिक्स, तो अंग्रेजी में ही सब कुछ था। तो टेंशन में आ गया कि क्या करें यार, ये अंग्रेजी का भूत कैसे उतरे। तो एक दोस्त था हमारे साथ, हम लोग 4-5 लोग थे हिंदी मीडियम्स के। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हिंदी ले लेते हैं, हिंदी तो हिंदी में होगा। बोले हाँ यार ये तो बहुत वंडर है यार, ये तो कमाल हो गया, हिंदी तो हिंदी में होगा, हिंदी लेते हैं। जाके हिंदी लिटरेचर ले लिया। लिटरेचर में सब्सिडरी में एक हमने लिटरेचर में ले लिया एक सब्जेक्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद लगा कि यार अंग्रेजी तो ज्यादा इजी है। जब ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय पेटियां, तब वो मुश्किल है, या इक्वेटर आपने कह दिया तो, या आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम लोग पढ़ते थे गोखुर नुमा झील, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, इज वेरी इजी। तो जब साइंस को हमने पढ़ना शुरू करा, ज्योग्राफी को, मुझे लगा इंग्लिश बहुत इजी है, हम डर रहे थे। और प्रोफेसर साहब ने बहुत हेल्प करी, और एक दिन उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक जुमला लिख दिया, मुझे लगता है कि वो हिट कर गया। क्योंकि हम जब जाते थे लाइब्रेरी में किताबें लेने के लिए तो हिंदी की किताबें बहुत कम है, 1-2 राइटर्स हैं जिनकी किताबें अंग्रेजी में। देयर आर जर्मन जोग्राफर्स, देयर आर फ्रेंच जोग्राफर्स, अमेरिकन जोग्राफर्स, रशियन जोग्राफर्स। आप पढ़िए, आपको कितना पढ़ना है। हिंदी में तो आपको 1 ही 2 लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको मिल रहा है। तो उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन लिख दी थी कि एक्चुअली यू कैन से इंग्लिश, उर्दू is not the whole world, Hindi is not the whole world, but you can say English is the whole world, so it's up to you। वो एकदम जहन में टकराया कि नहीं यार। उस दिन सारा किताबें साइड में लगाई, सब कुछ अंग्रेजी का रखा। हिंदी नहीं छूटी कभी, वो छूटनी ही नहीं थी, वो हमारी बहुत अपनी भाषा है। लेकिन भाषा का जो डर था अंग्रेजी का, वो निकल गया। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको 2-3-4 भाषाएं आती हैं तो अच्छी बात है। एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमारी जो हिंदी पट्टी की खास तौर से जो लेखक हैं या आर्टिस्ट हैं, वो क्या है ना कि उनका अंग्रेजी के साथ टसल चलता है। अरे तुम बड़े माइकल जैक्सन बन रहे हैं, अगर किसी ने 2-4 सेंटेंस अंग्रेजी में बोल दिए तो उसको टोंट भी लेते हैं, अरे ये अंग्रेजी में झाड़ा करो। मुझे लगता है कि एटीट्यूड गलत है। इसलिए गलत है कि क्या प्रॉब्लम है अगर हम हिंदी के साथ अंग्रेजी भी सीख जाएंगे तो आपका तो इसमें खुल जाएगा। हम जयशंकर प्रसाद भी पढ़ेंगे, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी हम ओ हेनरी भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नॉन चॉम्स्की भी पढ़ रहे होंगे, हम पीबी शैली भी पढ़ रहे होंगे, द स्टैंजास रिटन इन कंट्री चर्च। ना आप पैगनिज्म पढ़ते हैं, जब आप डिप्रेशनिज्म पढ़ते हैं, तो वो भी एक बहुत आपके लिए दुनिया खुल जाती है। तो इसलिए कभी हम लोगों को ये ईगो नहीं लाना चाहिए कि नहीं तुम फलाना ऐसा। तो जब अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ने लगे तो लगा यार वाकई में हिंदी साहित्य कितना महान है। हम उतने ही तो बड़े, हम शेक्सपियर की बात करते हैं, तो फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात क्यों नहीं कर पाते। उतने ही नॉवेल, 40 नाटक, 40 ग्रंथ,
भारतेंदु जी ने तकरीबन 100 कृतियां रची और शेक्सपियर ने भी वही रचा। कम उम्र में पीवी शैली इतने महान लेखक बन जाते हैं। जब मैं राहुल साकिर खान की जिंदगी पढ़ता हूँ, इतनी कम उम्र में इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क, इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क, हम उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले ही नहीं जा पाए, जबकि वो बहुत बड़े हीरो हैं। तो हमें लगा कि नहीं यार, अब मुझे लगता है कि भाई थोड़ी और जिम्मेदारी है कि सिनेमा और साहित्य के जरिए हमें ये सारी बातें दोबारा से नए सिरे से कहनी होगी। तो बस एक इस तरीके से वो किस्से जोड़ते चले गए। और पापा से एक बार मैंने ज्योग्राफी कर रहे थे तो पता चल गया था कि ज्योग्राफी करनी नहीं है यार, मजा नहीं आता। तो जब गाने बजते हैं तो हम लोग उठ जाते हैं कि यार ये समथिंग दिस इज कुछ हो रहा है, ये करना है यार, सिनेमा बनाना है, बात रखनी है। तो वहां पे ना कुछ लड़के जामिया के कैंपस में ना कुछ कैमरा लेके शूटिंग वूटिंग कुछ चल रही थी। तो मैंने कहा, एक दोस्त से पूछा ये क्या है, उसने बोला अरे तुम्हें नहीं पता, ये मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं और ये लोग यही पढ़ते हैं, सिनेमा बनाना सीखते हैं। मैंने कहा इसकी कोई पढ़ाई होती है? बोले ऑफ कोर्स, बोले जामिया इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। मैंने कहा ये तो गजब है यार, यही तो करना था, हम तो गलत चले गए। तो हम लोगों ने क्या किया, जो मतलब मास कम्युनिकेशन का फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस भी क्रैक कर लिया, ज्योग्राफी सेकंड ईयर के लिए जो पैसे आए थे सेकंड ईयर के फीस भरने के लिए, वो कुछ जोड़ के रखे भी थे हम लोगों ने, वो मास कॉम में भर दिए और मास कॉम में दोबारा से फर्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग कर दी। घर वालों को ये बात बताई। जब 2 साल गुजर गए तो पापा ने पूछा ना, अब तुम्हारा 3rd ईयर है, अब यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या सोचा? तब उस वक्त बताया पापा मेरा दरअसल 2nd ईयर नहीं है, अब 3rd ईयर नहीं है, 2nd ईयर है। हम तो मास कम्युनिकेशन में चले गए। बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। बड़ा भाई तो मेरा मतलब एकदम भूला, तो ये क्या कर लिया, फिल्मों में जाओगे, करियर बर्बाद करोगे। और उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल गिना दिए मोहल्ले के, ये भाग के गए थे हीरो बनने के लिए, वो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब बर्बाद कर लिया अपनी जिंदगी, करियर चौपट कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमको ये नहीं कर, आप समझिए तो हमको हीरो नहीं बनना है, एक्टर नहीं बनना है ना, उसका दूसरा साइड भी है। तो छत थी, गर्मी के दिन थे, पापा छत पे पलंग लगा के सोते थे, तो लेटे थे, मैं पैर दबा रहा था। मैंने कहा मूड अच्छा है, बाद रख दूं। मैंने कहा पापा आप समझिए ना, मेरा मन करता है, मुझे जाने दीजिए इसमें, मैं अच्छा करूंगा, बिलीव मी। तो पापा ने कहा कि ठीक है, विमल राय जैसी फिल्में बना लोगे, महबूब खान जैसी फिल्में बना लोगे, अगर तुम ये प्रॉमिस करते हो तो जाओ। पापा ने बोला कि तुम 2 बीघा जमीन बना पाओगे? तो मैंने बोला हाँ पापा बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। बोले अगर इस तरीके का सिनेमा बना पाओ तो मेरा आशीर्वाद है, जाओ। फिर जो ताकत मिली और हम वापस आए तो खूब ताकत से थिएटर किया, और थिएटर करते करते इम्तियाज अली के साथ रॉक स्टार और यूफोरिया की म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करे। उसके बाद फिर मुंबई का सफर, और अभी पहली फिल्म हमारी शहजादा अली एमएक्स फिल्म पे आई है, और सफर अभी भी जारी है। आप दोनों भाइयों का जो ये सफर रहा, और किस तरह से घर से भी बगावत, और क्योंकि आप लोगों का एक इनकलाबी जहन है, जो आप थिएटर में इतने कामयाब नजर आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आप लोगों का इनकलाबी जहनियत है आप लोगों की। और इनकलाबी जहनियत होना ये नहीं कि धरेदार जहनियत, वो बहुत ही चल पाता है इंसान, कि जो वक्त की डिमांड है, जो हालात है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम उस पर कुछ लिखें और उस पर आगे बढ़े, और तभी वही इंसान कामयाब हो पाता है। धरेदार नहीं कि वो 2 बैल की कहानी है, तो ये वो सारी चीजें हमेशा से होती आ रही हैं। हम 2 बैल को आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, आज के तनाजुर में देखते हुए हम बात करें तो वो ज्यादा अहम होती है। तो इस तरह से आप लोग फिल्म, ये थिएटर से फिर फिल्म की तरफ आते हैं। तो ये फिल्म जो है, अभी आपने बताया कि शहजादा अली, तो किस तरह से अब फिल्म में क्या चल रहा है आप लोगों का? फिल्म में भी वही इनकलाबी जहनियत है या कुछ दूसरे का दिमाग भी चलता है, क्या? दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो हम सबको याद रखना चाहिए कि आप जब भी कोई आर्ट फॉर्म देखने जाते हैं पैसा खर्च करके, तो उस टिकट पे जब आप सिनेमा का टिकट खरीदेंगे तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी रहती है। और मुझे ये इम्तियाज भाई ने मुझे बताया था, इम्तियाज अली, मैं बहुत मानता हूँ, बहुत ही शानदार डायरेक्टर है आज के। तो इम्तियाज भाई ने एक बार मुझसे कहा था कि जो लोग देखने आते हैं ना, वो इंफोटेनमेंट टैक्स नहीं देते, वो इंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं। तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप जो भी कहिए लोगों को एंटरटेन करिए। और एंटरटेनिंग सिर्फ हंसा देना नहीं होता, उदासी भी एक एंटरटेनमेंट है। ऑडियंस को अपनी बात में रुला देना भी एक एंटरटेनमेंट है। क्या तुम उन्हें वो दे पा रहे हो जो तुम अपनी कहानी लेके आए? अगर तुम उन्हें एंटरटेन कर पाओ
तो ये जगह तुम्हारी। तो बस वही चीजों को वैल्यू रख के हम लोगों तो ने, वो तो अभी भी चल रहा है। सारी कहानियां हमारी उसी तरीके की हैं, जो जिया भोगा कहा वही कहानियों। तो अभी भी हमारी जो फिल्म आई वो देखिए हमने बहुत साल पहले बनाई थी, रिलीज के लिए अटकी रही। रिलीज के लिए अटकी ही इस वजह से रही कि वो सिनेमा नहीं था जो सिनेमा जिसको स्क्रीन मिल जाते हैं। कोई लव स्टोरी नहीं थी, कोई वो बहुत सिंपल सी कहानी थी जिनको मैं, आजकल बच्चों का सिनेमा कहाँ बन रहा है, बच्चों को भूल गए ना हम लोग, क्योंकि बच्चों को तो हमने मोबाइल पकड़ा के अपनी निजात पा ली। तो हमने वो बच्चों की कहानी बनाई, एक ऐसा बच्चा जो खेल नहीं सकता है, जो दौड़ नहीं सकता है, जो भाग नहीं सकता है। आज हम जिंदगी के 6 महीने के क्वारंटाइन में परेशान हो गए, एक ऐसा बच्चा जिसकी लाइफ ही पूरी क्वारंटाइन है और उसका एक सपना है। तो उस बच्चे के आसपास की दुनिया को बुनते हुए हमने एक कहानी लिखी थी, शहजादा अली, और वो फिल्म बनाई। और बहुत अच्छी वो कहानी भी बड़ी अच्छी रही, वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही। और आज जब वो फिल्म रिलीज हुई है तो हमें थोड़ा सा डर भी था कि यार 7 साल पुराना वर्क है, तब हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, पहली फिल्म थी। और उससे पहले म्यूजिक वीडियोस कर चुके थे, पर फीचर फिल्म पूरी एक फुल लेंथ बनाना अपने आप में बहुत टफ जॉब होता है। तो कहते हैं सिनेमा में कि रोज की शूटिंग एक बेटी की बारात उठाने के बराबर होता है। 45 डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व। तो वो फिल्म बनी और लोगों ने सराहा, एक एनर्जी आई, जान आई कि नहीं, आप जो भी कहानियां कहें अगर अच्छे से कहें तो लोग जरूर पसंद करते हैं। तो आने वाले टाइम पे भी आप देखेंगे हमारी 2 स्क्रिप्ट ऑलरेडी मुकम्मल है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन पर काम शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह आपकी और भी इसी तरह से फिल्में आए। और देखिए मैं बार बार ये डिस्प्ले हो रहा है, लोग आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि आप तरक्की करें, कामयाबी की मंजिल चूमें। और जो थीम लेकर आप चले हुए हैं कि बच्चों की तरफ निगाह नहीं है, किसानों की तरफ निगाह नहीं है, गांव की तरफ निगाह लोगों की नहीं है, उन लोगों की तरफ आप देख रहे हैं। और इसी तरह से आप देखते रहिए और नई चीजों को सामने लाते रहिए। तभी जो है अगर देखा जाए कि इंसान उस कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाता है जब इस तरह की चीजें वो लाता है, ढर्रेदार ना करके। अच्छा, आप लोगों ने आजम, आप तो कहानी भी लिखते हैं और आपकी कहानी परख नदी के नाम से भी कहानी का संग्रह है, तो वो कुछ ही कहानियों का शायद है, उस किस तरह की उसमें कहानियां हैं परख नली बेसिकली कहानी संग्रह है मेरा और अकबर दोनों का। उसमें 6 कहानियां मेरी हैं और 4 कहानियां अकबर की हैं। हमारा पहला किताब के रूप में हमारी कहानी है। उससे पहले कहानियां तो हम लगातार लिखते रहे थे रेडियो के लिए। हमने बताया जैसे आपको पहले भी YKIB यादों का एडिट बॉक्स विद नीरज मिश्रा बिग FM का सबसे हिट शो था, जिसने हिंदुस्तान के FM की दुनिया पलट दी थी। और हम लोग को बड़ी खुशी और फख्र है कि मैं और आजम उस शो में टॉप रैंक राइटर थे। हमें खुशी इस बात की, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि ज्यादातर कहानियां लड़ के झगड़ के हम लोग लिखते थे, और गांव 90% कहानियां वो गांव की होती थी। और हमें हमारे सर ने पूछा भी क्या तुम ये मतलब थोड़ा अर्बन तो लिखो, तुम तो दिल्ली में रहे हो और बम्बई में भी रह रहे हो, तुम क्यों शहर की कहानियां क्यों नहीं लिख पाते? मैंने कहा सर मेरा गांव तो खत्म हो जाए, जब गांव खत्म हो जाए तब तो शहर पे आऊंगा, अभी तो मेरा गांव ही खत्म नहीं होता। तो कुम्हार की कहानी लिखी हमने। अब कुम्हार को लोग भूल गए। हमारे दिवाली के दिन अकबर की कहानी थी कुल्लड़ चाचा की दिवाली। तो कुल्लड़ चाचा जो कुम्हार हैं, जो कुल्लड़ बनाते हैं, उनकी कहानी, एक धोबी की कहानी, एक रेडियो साज की कहानी की रेडियो सुधारना अपने आप एक बहुत बड़ा प्रोफेशन था। अब रेडियो गायब हो गए तो वो रेडियो साज कहाँ गया? उसने क्या किया? वो कपड़ों को फेरी वाला कहाँ चला गया? वो पीठ पे बड़ी बड़ी गट्ठर बांध के जोड़ते थे और वो घरों में बैठ जाते थे और सारे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई और उनसे ऐसा रिलेशन था कि बोल भी दिया कि अच्छा अगली बार आना तो वो रूबिया कलर का लेके आ जाना। अब रूबिया कलर ही गायब हो गया, वो बिस्कुटी कलर का लेके आ जाना, है ना? तो रूबिया कलर अगली बार जब वो आता था तो लेके आता था कि दीदी बाजी आपने मंगाया था, देखिए ये कलर लेके आ गया। और उस प्राइस में लेके आता था जो प्राइस उसको पता था कि ये सामने वाली औरत है, ये इसका हस्बैंड कितना कमाता है, कितनी दे पाएगी। तो कभी वो रिस्पेक्ट था बेचने वाले का, कभी वो उसको महंगे कपड़े दिखाता ही नहीं था। तो एक वो रिश्ता था। तो वो गठरी वाला चला गया। हमारा गठरों की कपड़े वाला कहाँ गया? कहाँ है, क्या कर रहा है आज की डेट में? तो ये उनकी कहानियां थी जो हम खोज खोज के लेके आ रहे थे, क्योंकि हमको चुपते थे वो किरदार।
तो परख नली में वैसी कहानियां हैं। आजम की एक कहानी मुझे बहुत पसंद है, उसमें है नग्गो तुम मेरी मिस इंडिया। तो वो कहानी ऐसी है कि एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा है और आजम टीवी देख रहा था उस वक्त, तो इसके जहन में एक बात आई और उसने पूरी कहानी उस पर लिख दी। तो मुझे याद है कि ये 2014 की बात होगी, मैं टीवी देख रहा था और मैं फैशन बहुत देखता था उस टाइम पे, फैशन टीवी। तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यार ये लड़कियां जो रैंप पे चल रही हैं शानदार कपड़े पहने हुए, जिनको मतलब लाखों करोड़ों के कॉस्ट्यूम पहनाए गए हैं, डिजाइनर लगा है, आईलिड बनाने वाला अलग लगा है, इनकी हेयर स्टाइलिंग वाला अलग लगा है, इनको लैंग्वेज डिक्शन सिखाने वाला अलग लिखा है, फर्राटेदार अंग्रेजी में जवाब देती हुई, महकती हुई लड़कियां मिस इंडिया के लिए आई हुई हैं। लेकिन इनमें इंडिया कहाँ? इनमें मिस तो है पर इंडिया गायब है। तो मैंने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट हो रहा है यार, इसमें तो मिस इंडिया है ही नहीं। और निराला जी तो लिखते हैं कि वो तोड़ दी पत्थर, देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर। तो मैंने कहा मेरी मिस इंडिया तो वो है जो मेहनत करती है, जिसके दुपट्टा गले में नहीं होके उसकी कमर पे रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम वो सारी औरतें या जो हमारी महिला साथी जो आ रही हैं आगे या रैंप पे चल रही हैं, जो हाँ उनको डिग्री नहीं कर रहा हूँ, उनका बराबर सम्मान है। मेरे ये कहने वाला वो मेरी मिस इंडिया कब रैंप पे आई, वो मेरी नग्गो जिसको मैं खेतों पे देखा करता था कि जो गाजरे भी खोदती थी, जो अपने भाइयों की बच्चों को भी पाल लेती थी, जो माँ बाप की सेवा भी करती थी, जो स्कूल जाने का जिसे मौका नहीं मिल पाया, जिसके बालों में धूल है, जिसको शैम्पू नहीं मिल पाया, जिसके अभी खुद के बच्चे नहीं हुए पर उसने अपने भाइयों के पूरे बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया, वो मेरी जो हीरोइन है, वो मेरी जो मिस इंडिया है, वो मिस इंडिया है। उसमें मिट्टी की वही मिस इंडिया है, वो वही एक्चुअल वही मिस इंडिया है वाकई। ये मिस इंडिया तो है, लेकिन ये कॉन्टेस्ट में ना इंडिया मिसिंग है, मिस ही है, इंडिया गायब है। तो वो कहानी मेरे जहन में आई थी और मैंने जब लिखी थी नग्गो तुम मेरी मिस इंडिया, तो मैंने एक अपने लिए एक ऐसी मिस इंडिया का चुनाव किया। मेरी वो मिस इंडिया जो गांव में है, जिसकी एड़ियां फटी हुई हैं, वो किसी अमिताभ बच्चन के एड के झांसे में आके बोरोप्लस नहीं खरीदती, वो अपने एड़ियों में मोम रगड़ लेती है, उससे ठीक हो जाती है ना। जो चेहरे पे मॉइस्चराइजिंग के लिए सरसों का तेल लगाती है, उसका रंग काला पड़ गया है, और काला रंग बहुत खूबसूरत रंग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान कृष्ण का रूप काला है और बहुत सुंदर है। तो ये तो मीडिया ने हमको बेवकूफ बनाया ना कि ये लगाओ गोरा फेयर एंड हैंडसम, फेयर ही हैंडसम क्यों होगा, डार्क एंड हैंडसम भी तो हो सकता है। सो दीज आर द क्वेश्चन इन सबकॉन्शियस माइंड। मुझे लगता था कि किताब लिखने की जरूरत ही इसलिए पड़ी थी, हम तो सिनेमा में पहले काम कर रहे थे, आर्ट में पहले काम, लिखना ही इसलिए पड़ा। ये वो कहानियां हैं जो आज भी शायद सिनेमा में बनाने के लिए बड़ी मुश्किल हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। ये फिल्म आर्ट इंस्टीट्यूट नहीं है, इसका नाम है फिल्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स मनी। तो क्या कमर्शियल वैल्यू है? शायद हम उतने सशक्त हो जाएं कि इस तरीके का सिनेमा दोबारा से हम क्रिएट करेंगे। यही दुआ करता हूँ। हम लोग तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लेके जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का वही एटीट्यूड जो रहते लोग, ये इसमें गाना नहीं है यार, एक वो सॉन्ग डाल देना ये तो हम तो चाहते हैं कि ऐसी फिल्में बने जिनमें हम लोग राष्ट्रिक बात कर पाए अपने, लेकिन उसके लिए समय है और बदलेगा भी। अब नया दौर आ गया है, वेब सीरीज का बहुत कुछ बदल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सिनेमा नई कहानियां कह पाएगा। तो यह है, तो इसलिए वो कहानियां लिखी, क्योंकि जानते थे कि वो कहानियां अभी सिनेमा या रेडियो पर आने के लिए थोड़ी सी दूरी है उनमें। वो दूरी जब छटेगी चलो तब तक कहानियां तो लिखते हैं। वो किससे तो जाए। तो अकबर की कहानी है मस्जिद का लोटा, अब मेरे ख्याल से वो मुझे अकबर की सबसे फेवरेट कहानी लगती है, क्योंकि उसमें अकबर ने उस मतलब जो खासतौर से जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक पैराडॉक्स है ना, उसके उस बिंदु को टच किया है जिसको कोई टच करना। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि वो मदरसे के बच्चे, अरे वो तालिबे इल्म है। आपने कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि मदरसों में कौन से बच्चे जाते हैं? मुस्लिम आबादी का 4% केवल जो बच्चा है वो मदरसों में जाता है। वो जाते हैं कौन लोग हैं? जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है फीस देने के लिए, वो ज़कात के पैसों पर पढ़ते हैं, वो पढ़ ही लेते हैं, ये बड़ी बात है। उनके अंदर की जिंदगी झांकने की कोशिश करी। कितनी बंदिशें हैं कि कुर्ता पजामा पहना दिया गया। क्यों भाई? एक मैं आपको किस्सा बताता हूं उस कहानी का कि हाफिज कुरान की क्यों जिम्मेदारी है कि कुर्ता पजामा उसके टोपी सर पर है?
एक बार मैं एक नाई की दुकान पे गांव में था, शेव बनवा रहा था, मेरे बगल में मेरा ही हम उम्र दोस्त हाफिज कुरान, कुर्ता पजामा नहीं पहना हुआ था, टी शर्ट डाल के आ गया। और अक्सर हम लोग जब गाँव जाते हैं तो उसके लिए जरूर टी शर्ट लेके जाते हैं। तो टी शर्ट तो नाई ने शेव बनाते हुए बोला कि ये तुमने कौन से शैतानों वाले कपड़े पहन लिए। मैं पलटा, मैंने कहा अच्छी खासी टी शर्ट और पैंट तो पहना हुआ है। तो नाई जवाब देता है, जिसने खुद एक जीन्स और पैंट टी शर्ट डाली हुई है, कि नहीं ये तो हाफिज कुरान है, इनको तो कम से कम उसमें रहना चाहिए कुर्ते पजामा में। मैंने कहा भाई एक मिनट, क्या कुर्ता पजामा इस्लामिक ड्रेस है? अव्वल तो कुर्ता पजामा इस्लामिक ड्रेस है नहीं, अव्वल चुप, और इस्लाम की कोई ड्रेस है भी नहीं। मैंने कहा मजहब की कोई ड्रेस नहीं। मैंने कहा अगर इस्लामिक ड्रेस होती तो इस्लाम अरब में पैदा हुआ, सऊदिया में पैदा हुआ, दुबई वहां से आया है अरब से, और अरब की ड्रेस तो तोप है, जुब्बा है। मैंने कहा जुब्बा पहने देखा है या किसी को? मैंने कहा ड्रेस, कपड़ा, खान पान ये आपकी ज्योग्राफी डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं करते। अरब में ढीले कपड़े इसलिए पहनते हैं कि रेतीली आंधियां चलती हैं, वो टकराती हैं कपड़ों से, तो अगर ढीला कपड़ा नहीं पहनेंगे तो चोट लग जाएगी, हीट है। तो मंगोलिया में मैंने उस नाई से कहा कि अगर ऐसा होता तो मंगोलिया में तो इस्लाम पहुंच ही ना पाता, क्योंकि -40 टेम्परेचर, कुर्ता पजामा टखना ऊपर करके चलते हो सड़ जाएगा, बगैर लबादे के आप वहां चल नहीं सकते। मतलब कहने का वही था लगभग कहानी में है कि जिम्मेदारियां एक आदमी के ऊपर डाल के आप हट जाते हैं। आपकी जिम्मेदारियां कहाँ है? एक हाफिज कुरान जो बच्चों को उर्दू अरबी पढ़ाने आता है, उसको आपको 40 रुपए महीने भारी पड़ते हैं, और अंग्रेजी के लिए आप 400 और ज्यादा पैसे। वहीं पर एक कोई कार्टून बना दे तो आप सड़कों पर उतर आते हैं, तो तुम्हारी ताजीम कहाँ गई? आप ताजीम करिए तो दिल से करिए और समझिए। अब निकल जाइए। तो देखिए, आपने जो मदरसों की बात की, तो हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी वो मदरसे के प्रोडक्ट थे। जाकिर हुसैन साहब मदरसे के प्रोडक्ट थे। ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका के, वो 4 साल तक मदरसों में, नर्सिया के मदरसे में वो पढ़े। ये ये शब्द मदरसा माने स्कूल, मदरसा माने स्कूल, मदरसा में नहीं, लेकिन पर्टिकुलर उसके नाम पे कुछ जो हो रहा है वो आप भी समझ रहे हो। तो ये हाँ, कलाम साहब वहाँ मदरसे के वो पढ़े हुए, तो जाहिर सी बात है मदरसे में बहुत, जो आप जो थीम जो लेके चले, जो बात आप कह रहे हैं, वाकई में उस पर गौर करने की बात है। और आपकी कहानियों को जी, उस कहानी की जो खास क्रस है वो ये कि हमारा जो मस्जिद का इमाम है उसकी तनख्वाहें कितनी होती हैं? 600 रुपया महीना, 400 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना, कर लेगा गुजारा। और फिर यही कौम तोहमत लगाती है कि वो फला मौलाना साहब तो चंदा मांग रहे थे। अरे वो चंदा ना मांगे तो क्या करे? कहां से चलाएगा खर्चा? कहां से पढ़ाएगा बच्चों को? और आप तोहमत लगा देते हो। मैंने देखा है अक्सर दावतों में आते हैं, अरे वो तो बहुत खा गए। जिसको घर पे सूखी रोटी मिलती हो और उसको इस दिन अगर कुछ अच्छा मिल जाएगा तो वो क्यों नहीं खाएगा? इस तरफ आप क्यों नहीं सोचते? और फिर क्यों नहीं आप तालीम स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? क्यों आप देखो मदरसे से निकलने वाले बच्चे हमारे जो हाफिज कुरान होते हैं, जो आलिम फाजिल हो जाते हैं, जो मौलवी आते हैं, वो करते क्या है? अंतोगत्ता किसी मस्जिद में इमामत, या फिर वो टेलरी का काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये बनाया है वकार। हमको सोचना पड़ेगा, पैराडॉक्स तोड़ने पड़ेंगे। कोई मौलवी अगर मुस्कुरा के कहीं थोड़ा सा डांस कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी हराम कर देंगे उसकी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी दिल है और वो भी टी शर्ट जीन्स पहन सकता है, कोट पहन सकता है, कपड़ों का कोई कहीं मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ हमने एक बार बनाए रखा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम और वो करके अलग ना करें। उसकी तरफ जब आप पाले में उसके घर पे जाके उसकी जिंदगी देखेंगे ना, तो आप यकीन मानिए रोने लग जाएंगे। तो वही कहानी है मस्जिद का लोटा, कि वो पूरी कहानी एक हाफिज कुरान के इर्द गिर्द घूमती है और आप उनकी दुनिया में, उनके घरों में, उनके टाट के पर्दों के अंदर पहली बार झांकते हैं कि वो यशपाल का पर्दा यकीन मानिए आज भी लटक रहा है। हम अपने फ्लैटों में बैठ के उनके अंदर जाना नहीं चाहते। आप जाके तो देखिए, 2 मिनट में फैसला कर लेते हैं, अरे ये तो ये है, ये तो फलाना है, ये तो कट्टर है, ये तो वो है। उनकी जिंदगी में एक बार घुसो तो सही, तब जाके आपको तो मुझे लगता है कि कहानियों पर जी, आपकी कहानियों पर रानी बर्मन जी हैं, जो बनास हिंदू यूनिवर्सिटी में आप टीचर रही हैं,
वो रिटायर। तो उन्होंने ये कहा है कि क्यों ना हमारा एक अलग अलग प्रोग्राम चलता है, एक साहित्य दर्पण नाम से भी होता है, जैसे आज शख्सियत नाम में आप लोग आए हैं, साहित्य दर्पण में साहित्यिक चीजों की फिर बातें होती है। तो उन्होंने कहा कि इनकी कहानियों को साहित्य दर्पण में सुनाया जाए। अरे ये वाह, फरमाइश आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। हाँ, वाकई में आप लोग नई चीज, नई सोच लेकर लिख रहे हैं, नो डाउट। अल्लाह आपको कामयाबी दे इसमें। तो जो अच्छा, आप तो गुड़िया से भी जुड़े हुए हैं। जी, गुड़िया से हम लोग बहुत पहले हाँ जुड़े हुए गुड़िया, थे जब करना शुरू किया। हाँ गुड़िया जो संस्था है बनारस की बल्कि जो संस्था है रेड लाइट एरिया में जो काम करने वाली ये संस्था है गुड़िया, इस पर भी इन लोगों ने काम किया है। उनके लिए शायद आप लोगों ने नाटक लिखे हुए हैं, जी प्ले किया है। तो जी, किस तरह के आप लोगों ने उसमें क्या किया है उसको बताइए। ये तो बहुत पहले की बात थी है, मतलब हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे तभी गुड़िया से एक मैगजीन आती थी उनकी गुड़िया, तो वो हमें मिली पहली बार, तो हमने वो उसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो वो सब पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं यार, ये कितना कितना गलत चीज हमारी समाज के बीच में बैठी हुई है नसों में, और ये जाती क्यों नहीं, ये छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग, ये क्या है, वाई, वेयर वी आर लिविंग, और अपने अपने आंखों के सामने घटता है वो सब देखते हैं। तो फिर लगा कि यार इसके लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो तब हमारी समझ से जो समझ थी, हमने एक नाटक बना था कि जब तक आप अपनी लड़कियों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप उनको अथॉरिटी नहीं देंगे, जब तक आप उन्हें शक और सुबह और गुड सिर्फ आप चीज के तरीके से समझेंगे, आपके समाज तो से ये चीज दूर नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया जाता है कि अच्छा बेटा शाम को 6 बजे घर आ जाना। क्यों भाई, शाम को 6 बजे की दुनिया उसने बाहर की नहीं देखी कि आपके लड़के। और एक चीज और है कि जब भी अनफॉर्चुनेटली, मैं आजम काट रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली घर में ऐसा था कि हमारी कोई बहन नहीं थी, माँ अकेली थी, तो उसके साथ रसोई में खाना बनवाना पड़ता था। जब खाना आप बनाते हैं ना तो आपको लगता है कि वो मजदूर से, लेबर जितना काम करता है ना उतना ही मेहनत का काम है। गर्मी के दिन बड़े बाल, और ये बड़े बाल रखना तभी से चालू करा। तो ये तरीके से ये प्रोटेस्ट था हमारा, प्रोटेस्ट था कि आप बड़े बाल रखे कभी चूल्हे के पास रोटियां बना के देखो। ऑफिस से आए और बैठ गए, अच्छा तुमने तो कुछ किया नहीं, सारा दिन घर में ही तो रहती हो, घर में रहती हो, रोटियां बना के देखो उस गर्मियों के दिनों में भट्टी पे, जहां वो फैन भी नहीं चला सकती क्योंकि गैस चूल्हा बुझ जाएगा। मजाक है ये। आप रात को बाल धो भी नहीं सकती है। तो आसान होता है ये सब, लेकिन आप चूंकि एक एक पित्त सत्तात्मक सत्ता एक चला आ रहा है कि नहीं साहब लड़कियों को तो घर आ ही जाना है, तो आज वही तो हम देख रहे हैं। जब तक हम उनको ताकतवर नहीं बनाएंगे, बुरके और घूंघट से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक यकीन मानिए हम एक नया रास्ता नहीं चुन पाएंगे, और हमको चुनना तो वही है। अल्टीमेटली वही है, चुनना तो आपको वही पड़ेगा। तो बहुत चीजें हैं जो अभी परत दर परत खुलने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी बोलना नई प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। बजाय लड़कियों को सशक्त करने की बात करें, हम ये भी कहना शुरू करें कि लड़कों तुम भी थोड़ी सी तो लड़की बन जाओ। यू हैव टू बी अ लिटिल 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 वुमन। तो जो छोटा बच्चा है ना, हमको तभी से ट्रेनिंग देनी ये पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी बात की, ये आपने तो, बहुत अच्छी बात तो की जो लड़का है ना, कि तुम भी तो धीरे धीरे, अरे लड़कों की तरह, अरे तुम भी तो थोड़ा सा लड़की की तरह हो जाओ, वाकई। तो जो छोटी बच्ची होगी वो किचन से जाएगी, तमीज से चाय लेके आएगी। 5 साल की बच्ची क्यों, 5 साल का बच्चा क्यों नीचे चाय ला सकता? आप करो। मेरे घर में मेरे भतीजियां भी हैं माशाल्लाह से, और भतीजे भी हैं। तो अभी हम लोग जब घर जाते हैं तो पूरी उल्टी ट्रेनिंग है। तो जो भी होगा ना, चाय बहुत, हम लोग जाते तो पूरा माहौल एकदम गर्मा जाता है कि बच्चियां घर में वो काम नहीं करेंगी जो ट्रेडिशनली आप लोग लड़कियां समझ के करवाते रहेंगे। बच्चों से करवाओ, लड़कों से करवाओ, उनको घुसेड़ो किचन में थोड़ा 2-2 घंटे के लिए। जो बच्चियों से कब धुलवाते हो ना, तो उनसे कब धुलवाओगे? बच्चों को थोड़ा लड़कियां बनाओ। लड़कियां तो जो है अपना फर्ज निभाएंगी, वो कर लेंगी। तो एक उल्टी प्रक्रिया शुरू हो, और हम लोग मुझे लगता है कि शब्दावलियों पे थोड़ा खेलना पड़ेगा। जैसे होता नहीं है कि अगर इश्क में कोई भाग गया, अच्छा फलाने की लड़की भाग गई, लड़की क्यों भागती है? हमने ये शब्द कभी नहीं सुना कि फलाने का लड़का भाग गया। जब भागते तो दोनों ही लोग हैं, तो लड़का क्यों नहीं भागा भाई, लड़की क्यों भागी? तो ये, अब कोई ऐसी घटना हो तो उल्टा कहना शुरू करो। तो उसमें क्या होता है कि लड़की का नाम, लड़की के बाप का नाम तो पहले आ जाता है, लड़के का पता आता कोई पूछता ही नहीं है। तो आपने लड़कों को बदनामी से भी आजाद कर दिया,
तो मेरी एक कहानी है काजल धब्बा, उसका एक अंश में पढ़ के आपको सुना दूंगा जब शायद से बात करें। तो उसमें यही है कि सर्फ एक्सेल का पेटेंट तो जैसे मर्दों ने अपने लिए रख लिया था, दामन पे धब्बा लगे तो लड़की के कुर्तों का और धोती का दामन हमेशा से साफ था, वही साफ रहा। तो ये डिस्कोर्स में बातें होती नहीं है और युवा लेखक नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत। और एक और समस्या है कि अगर कोई महिला युवा राइटर है तो वो महिलाओं की बात करेगी, इससे भला नहीं होने वाला, इससे भला नहीं होने वाला। जब तक मेल राइटर नहीं उतरेंगे स्त्री के मन और स्त्री के देह के अंदर, तब तक आप वो नहीं, वो अब बड़ा बड़ा अजीब सा वो है ना कि हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि पीरियड्स कितने इरिटेटिंग हो सकते हैं किसी की। करेक्ट। तुम्हें तो नहीं होते, तो तुम तो जानते नहीं। किसी का मूड ऑफ है, अच्छा तुम्हारा क्या है, तबीयत तो ठीक है, तो यहाँ तबीयत ठीक है। अरे भाई वो नहीं बता पा रही है कि पीरियड्स में है। हाँ, किसी को 8 दिन तकलीफ रहती है, किसी को 3 दिन, किसी को 2 दिन, मूड स्विंग्स होते हैं। कब समझेंगे हम ये? मतलब अभी भी सैनिटरी पैड को ऐसे अखबार में छुपा के लेके जाना पड़ता है, कोई गुनाह हो। क्यों भाई, क्यों एकदम कॉमन चीज क्यों नहीं है? क्यों छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स यू शुड नो, आपके पता होना चाहिए कि आपकी माँ या आपकी बहन फला वक्त में इस चीज के गुजरती है, तो आप उसकी ज्यादा केयर करें। छुपाइए मत, बताइए। आप केयर कीजिए। क्रैम्प्स उठते हैं, पेट में दर्द होता है, क्योंकि मैंने तो पूरी कहानी ही एक सिर्फ इस पे लिखी हुई है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को बहुत तड़पते देखा है। माँ को इतनी ब्लीडिंग होती थी कि वो मेरे जो 3 दिन चल नहीं पाती थी, तो मैंने तो देखा है, वो पेन से गुजरा हूं मैं भी क्लास में बैठा होता था, मेरी गर्लफ्रेंड भी क्लास में बैठी होती थी और उसको उठ के जाना होता था, चल नहीं पाती थी, तो क्या हुआ? तो एक रिश्ते ने मुझे बताया ना कि औरत होना क्या है, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ लेते हो। तो वो दर्द हमने देखा और वही कहानियों में निकलता है। तो हम वही कहेंगे कि हम लोगों को थोड़ा सा स्त्री होना पड़ेगा, बस। देखिए, हमारे काशी कला कस्तूरी की पैट्रन है प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि ये आजम और अकबर साहब को आप पकड़िए, कि इस तरह उनको लेके आइए इस पे। तो हमारी पैटर्न है ये, आप लोगों को बार बार वो लिख भी रही हैं। और देखिए अभी भी कुछ लिखा है इन्होंने कि बहुत मानवीय और आधुनिक पहल। हाँ, तो इसी तरह से इन्होंने भी यही किया है। जैसे आप लोग जिन चीजों पर आम लोगों की नजर नहीं जाती या जो चीजें खत्म हो रही है उसको दोबारा सामने सरेआम पे लाना, उसके बारे में लोगों को सोचवाना, ये आप एक पहल कर रहे हैं। उसी तरह से प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी भी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में आप प्रोफेसर रही हैं और वो प्रिंसिपल रही हैं, और वहीं आप बीएचयू में प्रोफेसर भी हिंदी डिपार्टमेंट में। वो क्या कर रही हैं कि जो जो शब्द खत्म होते जा रहे हैं उसकी जगह दूसरे लेते जा रहे हैं। उनकी आप कहानियां पढ़िएगा, उनके उपन्यास पढ़िएगा, बहुत अच्छी वो राइटर भी हैं। तो कहानियां और उपन्यास पढ़िएगा तो उसमें आप उन शब्दों को जरूर पाइएगा जो आपके नानी और दादी बोला करती थी। क्या वो लफ्ज अब शब्द खत्म हो गए हैं। मैं उनकी जब कहानियां पढ़ती हूँ आसम, तो मुझे लगता है कि अरे ये तो वाकई में ये तो बोला जाता था, पहले बचपन में सुनते थे, अब तो कोई बोलता ही नहीं है। तो उसको रिव्यू करना, ये बहुत बड़ा काम वो कर रही हैं। तो आप लोगों के काम को देखकर मुझे उनकी चीजें याद आ गई अभी, तो मैंने सोचा इससे मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये चीज भी एक जिम्मेदारी है कि हमारे जो शब्द गायब हुए हैं उनको हम अपनी कहानियों में लाते रहेंगे, तो कम से कम वो चलन में रहेंगे। जी जी जी, यही काम वो कर रही हैं। अब जैसे एक शब्द है ओसारा, आज बच्चों से पूछे कि ओसारा क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, हमें पता है। तो अब वो जब उनकी जी जी जी, और जब वो कहानी जब पढ़ी जाएगी तो एक डिक्शनरी भी देखी जाएगी, उस वक्त का जो जानने वाला होगा वो बच्चों को बताएगी, नहीं ओसारा मीन्स ये होता है। तो ऐसे कम से कम रिव्यू तो होती नहीं, हम उसको जिंदा उन लफ्ज को तो बात तक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अहम काम वो कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की कहानियां पढ़ते हैं और वो जानबूझ के उन लफ्जों का इस्तेमाल करती हैं। ये नहीं कि मैं प्रोफेसर हूं तो उस स्टैंडर्ड की चीजें लिखूं, नहीं, वो गांव की कहानी लिखती है, गांव की बातें लिखती हैं। तो प्रेमचंद की तरह से धनिया और इन लोगों की बातें करते हैं तो उन्हीं स्टैंडर्ड पे उतरती, जो अपनी भी बातें करती हैं, वो अगर वो कहीं जा रही हैं तो बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करके नहीं बोलती है। मैं यही देखती हूँ,
वो जैसे जो होना चाहिए, जो घरों की बोली है, उसी बोली में वो उस बात को बयान करती हैं, अपने सफर को भी लिखती हैं उसी बोली में। तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, उन शब्दों को वो रिव्यू कर रही है। मेरे भी ख्याल में, हाँ बचपन में तो ऐसा सुनते थे हम, हाँ लेकिन अब फिर मुझे लगता है ये तो अब नहीं बोला जाता है। तो जब मुझे नहीं लग रहा तो मेरे बच्चों को नहीं लगेगा, आने वाली पीढ़ी को तो एकदम ही गायब हो जाएंगे। जी तो जी इस जी तरह से जी ध्यान में तो इस तरह की चीजें करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक चीज मैं ये पूछना आप लोगों से चाहती हूँ, तो गुड़िया के लिए भी आप लोगों ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा किया, और ये बहुत अच्छा काम है कि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, नए थीम के साथ, नई सोच के साथ, नए वैल्यूज के साथ, उसमें वैल्यूज को भी दिखा रहे हैं। और अभी जो हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, लेकिन उस पर जमीनी स्तर पे कितना काम हो रहा है वो हम सब जानते हैं। तो बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। आप जो काम कर रहे हैं, तो वाकई में कि एक एक चीज को लेकर लिखना, कि एक औरत है, उसके हर तकलीफ की तरफ जिधर कलम नहीं उठती है आमतौर पे मर्दों की, उस तरफ भी कलम उठ रही है। ये बहुत अहम बात है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और दूसरी बात ये बहुत अहम है, मैं अपने दर्शकों से रूबरू हो रही हूँ कि देखे, आजम और अकबर दोनों की कलम यकसा चल रही है। मैं तो ये समझ रही थी कि आजम लिखते हैं, अकबर नहीं लिखते, लेकिन आप दोनों लिखते हैं, और दोनों की कलम यकसा चल रही है, दोनों का दिमाग यकसा चल रहा है, दोनों में कहीं कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, नहीं होती हम कि लोग में बॉन्डिंग जो conflict, होती है। कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को फिर हम कन्विंस कर लेते हैं, या तो ये मुझे कन्विंस करता है या मैं इसे कन्विंस करता हूँ। नहीं नहीं, मतलब लिखने में भी कि हाँ, आप अगर कहानी लिखते हैं तो वो भी लिख रहे हैं, आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो भी, दोनों के कलम यकसा चल रहा है, ये अच्छी बात है। नहीं और तो हम आमतौर पे ऐसा दोनों नहीं। दोनों एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कहानी लिखने के बाद कि तुमने ये बहुत घटिया लिखा है, इससे अच्छा कर सकते हो। तो चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के, हाँ, हाँ, मोटिवेट करते रहते हैं इस तरह से कर करके। शबनम जी, वाकई यहाँ में। पे भी हमारे दो सवाल होके गए हैं, लिसनर्स जो सुन रहे हैं। एक सवाल आया था कि हम अपनी किताब का प्रकाशन कौन सा है, तो हिंद युगम प्रकाशन हमारा है। तो जी, आप मैं जा रही अमेजोन थी पे, पूछने आपसे ये। जी ये जी जी, अमेजोन बोलिए। अमेजोन पे अगर आप जाएंगे तो परखनली नाम से ये किताब आपको मिल जाएगी, और अब तो अमेजोन ऑडिबल पे ये हमारी ही आवाज में रिकॉर्डेड है, तो आप चाहे सुन भी सकते हैं। और दूसरा सवाल पूछा गया था कि इनकी उम्र बड़ी कम लग रही है और ये ऐसे विचार कहाँ से आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा वो लग रहा है। देखिए, जितने भी राइटर्स हमसे होके गए हैं, दरअसल वो सब हमारी, वो हमें अपनी उम्रें देके गए हैं। तो जब आप इंतजार हुसैन को पढ़ते हैं, तो आप बांग्लादेश पार्टीशन को पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान पार्टीशन को पढ़ रहे होते हैं। कुर्तलन को पढ़ जब रहे आप होते कुर्तलन हैं। हैदर को पढ़ रहे होते हैं, तो पूरी एक वुमन रेवोल्यूशन चलती है। जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, जब आप तो आप पूरा के पूरा एक संस्कृति को समझ रहे हो। तो दरअसल बहुत आसान सी चीजें हैं, उम्र ये डिसाइड नहीं करती। ये आपके पहले के लोग जो अपने अपनी उम्रें हमें देके गए हैं, उनका क्या, हमें उनकी उम्रें पढ़नी पड़ेंगी। तो जितना हम पढ़ेंगे अच्छे अच्छे लेखकों को, उतना हमको ज्यादा समझ आती है, ज्यादा दायरे बड़े होते हैं। तो वही है। अच्छा, आपने आपने 300 से ऊपर कहानियां लिखी हैं, क्योंकि 100 से ऊपर तो आपने बिग एफएम के लिए ही लिखी है, और जी जी। 300 से ऊपर तकरीबन कहानियां आपने लिखी हैं, तो वो सब कहानियां आपकी कहाँ मिलेंगी? 300 नहीं है, किस 100 पब्लिकेशन? विज्ञापन की नहीं। 100 हमारी ऑन एयर है, और बाकी कहानियां हम लोगों ने साहित्य के लिए, मतलब ये 10 किताब की शक्ल में आ गई, और 20 कहानियां हमारी और हैं जो अगली किताब की शक्ल में आ रही हैं। जल्दी उस पे काम और चलेगा। नाटक है हमारे जो 7-8, तो नाटक भी अब पब्लिश करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अरे इंजार हुसैन, आपके हमारे भी बड़े प्रिय लेखक हैं, इंजार हुसैन हो गए, अब्दुल्ला हुसैन हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी मेरे बहुत फेवरेट है। मैं जब जब भी पढ़ता हूँ ना, जयशंकर प्रसाद हमें बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत सारे राइटर्स हैं लोग मतलब रिसेंट में मुझे अनिल यादव की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आप लोग अच्छा, मैं सवाल कुछ करूं उससे पहले, प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी जो हमारी पैट्रन है वो लिख रही हैं कि आप लोग झगड़ते कैसे हैं? अब थोड़ा सा इस पे भी हम लोग देख लें। हमारा झगड़ा जो है वो पानी के उबाल के जैसा होता है, आता है और फिर बैठ जाता है। तो झगड़े तो होते हैं,
और दो अलग अलग इंसान हैं तो झगड़े तो होंगे, लेकिन फिर वो झगड़े वैसे वाले नहीं होते कभी कि भाई नहीं अब बात नहीं करनी, वो नहीं करना। क्योंकि एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कितना ही झगड़ लो, दुनिया में बात एक सिलसिला है जो आपकी हर चीज को जोड़ती है, तो बात नहीं बंद होनी चाहिए। झगड़ते भी रहो तो बातचीत करते रहो। बस मेरा यही मानना है कि आज लोग ये ना कि पॉलिटिक्स में आके आदमी हम इस साइड है हम उस साइड है करके ना बात संवाद बंद कर देते हैं, तुम बाहर में जाओ। तो मुझे लगता है कि आप झगड़ लो कितना भी, पर बात तो करते रहो। लेकिन संवाद नहीं रोकने चाहिए। आप झगड़ भी लो उसके बाद भी पूछ लो कि भाई ठीक है तो वो सिलसिला जब बंद हो जाता है तब सब कुछ बंद हो जाता है। अरे अनिल यादव आ रहे हैं, अरे बहुत मेरे बहुत पसंद है। अभी हाल ही में हमने अनिल सर को पढ़ना शुरू किया और बहुत 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 अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा कलम लगता है। है, बहुत और अच्छा। एक तरीके से हम लोग नई कहानी की तरफ रुजू हो रहे हैं कि कहानी का एक नया जो कलेवर है वो ये भी हो सकता है जिसका आप कोई निश्चित अंत नहीं है, लेकिन वो कहानी अपने आप में बहुत सारे सवाल अपने पेट में लिए हुए है। अभी उनकी मैंने पढ़ी थी एक गौ सेवक, बहुत बहुत शानदार कृति मुझे लगी। कहानी भी उनकी पढ़ी थी, एक नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, वो बनारस की ही कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी थी। तो हम लोग का ये नया प्रयास रहता है कि नए नए लेखक जो भी हैं उनको पढ़ते रहें, अपडेट भी रहना है, पुराने को भी पढ़ते रहना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है। तो अभी आपने जैसे चंद्रकला दीदी के बारे में बताया, तो मैं अब जरूर किताबें मंगाऊंगा उनकी और पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। और वो अक्सर उनकी कहानी आप उनके प्रोफेसर सिर्फ चंद्रकला त्रिपाठी लिखिएगा इनके फेसबुक पे, तो उस पे उनके बहुत से उपन्यास आप स्क्रॉल कर दिएगा तो कुछ उपन्यास किश्तों में उन्होंने लिखे हुए हैं, अरे तो वाह, उस पे भी उन्होंने डाले हुए हैं, तो सुनिएगा बहुत नहीं नहीं, मैं किताब अच्छी मंगाऊंगा, तरह मुझे से। शौक भी है, और मैं उन किताब उन मंगाऊंगा। उन उन शब्दों को आप पकड़िएगा कि जो शब्द हम लोगों से जो मिस हो रहे हैं, आजकल के बच्चे नहीं जान रहे, उन पे मैं कहानी से ज्यादा उन लफ्जों को मैं पकड़ती हूँ कि अरे अरे वाह क्या इस तरह से लफ्ज लेके आ रही हैं। जी जी। तो खैर, तो इतनी अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मालूमाती और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई हम लोगों के बीच में। अच्छा, आप तो दिल्ली दूरदर्शन के लिए भी आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जी। और इस तरह से, तो वो किस एस्पेक्ट पे था, किस तरह से वो आपने बनाया था? डॉक्यूमेंट्री आप तो फिल्म, दिल्ली दूरदर्शन से भी जुड़े। जी जी, प्रसार भारती के लिए हमने बनाई थी, पीएसबीजी के लिए। तो उसमें ये था कि कॉलेज के दौरान हम लोगों को अक्सर घूमने के लिए नॉर्थ कैंपस जाना होता था, मजा आता था। वो नॉर्थ कैंपस का जो फील है ना दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एक अपनी ठसक है ना, वो रहती वो है, एक फैशन की दुनिया वो है, अकड़ है, मतलब वो मजा है उसमें। पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, फैशन भी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज मीन्स अ फैशन। फैशन। तो वहां से फैशन रोटेट होता है इंडिया में, वहीं से घूमता है पूरा फैशन। तो हम लोग प्लेयर्स के साथ थिएटर कर रहे थे उन दिनों। प्लेयर्स क्रोडीमल कॉलेज का एक ग्रुप है और बहुत अच्छा ग्रुप है, और वहाँ केवल सर, केवल अरोड़ा हम लोग, हमारे टीचर हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं था कि हम जामिया में पढ़ रहे हैं, तो हम चूंकि जामिया में तो थे, लेकिन दिल्ली का कोई भी कॉलेज का थिएटर ग्रुप नहीं था जिसमें अकबर आजम की एंट्री ना हो। हम तो दिन भर वहीं रहा करते थे। तो कई कई दिन बाद तो ऐसा हो गया कि हम ऑडिटोरियम में ही सो गए, वहीं सो रहे हैं। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, उठ के ही नहीं आने का मन हो रहा है। नाटक भी कर रहे हैं, वहीं रिहर्सल हो रही है, सो भी जाते थे। तो उस दौरान हम नॉर्थ कैंपस के पास एक जगह है मजनू का टीला, तो जब ये नाम सुना तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये तो बड़ी मजनू का टीला। मैंने कहा भाई तो कोई मतलब ये तो आशिकी फरमाने का कोई अड्डा है, जो चल के देख के आए, क्या बात है। वहां पहुंचे तो देखा कि वो गुरुद्वारा मजनू साहब के ऊपर उस इलाके का नाम मजनू का टीला पड़ा है, और वहां पे तिब्बतन रिफ्यूजीज की बस्ती है। अंदर जब कदम रखा तो एक नई दुनिया, हिंदुस्तान तो लग ही नहीं रहा था। वो डार्क कलर्स, वो उनके प्रेयर फ्लैग्स, झंडे, द लैंग्वेज एंड द पीपल, द लैंग्वेज, द कॉस्ट्यूम्स, सो एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो वी थॉट कि यार ये दुनिया तो बहुत डिफरेंट है, ये कौन लोग है, तो पता नहीं तिब्बतन है, तिब्बती है। वरना तो एक एक आम अमूमन हमारे हिंदी पट्टी के बेल्ट में एक सोच है ना कि जिसका चेहरा थोड़ा पहाड़ी और आंखें ऐसी है ना, वो सब नेपाली होते हैं। तो हम खुद ही नहीं जानते कि हमारे 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 भाई, भाषा में, हमारे लैंग्वेज में, हमारे मणिपुरी भी हमारे भाई हैं, हमारे नागालैंड भी हमारे, नागाज भी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो वो एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं कर पाए थे उन तक। तो वो वहां जाना बहुत अच्छा लगने लगा। उनका एक म्यूजिक होता है खास तरीके के, उनके पकाए हुए डिशेस होते हैं। मोमोज अब सब जगह फैल गए हैं, पर वो हमने पहली बार वहीं खाए थे। तो मोमोज इज अ टिबेटन डिश, थुप्पा इज अ टोटली टिबेटन डिश। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लड़कियां बड़ी सुंदर होती थी वहां पे।
वो उनका जो कॉस्ट्यूम होता था वो फ्रॉक टाइप का, और वो सर पे बहुत सारे फ्लावर और टियारा टाइप का, तो मुझे इतनी इतना खूबसूरत लगती थी कि हम लोग डेली लगता था कि शाम को जाके यार मजनू की टीला चल के बैठेंगे, चाय पियेंगे, बस देखते रहे, बस सिर्फ उतने खूबसूरत लोग हैं, देखते रहो उनको, सिर्फ अपने आप में वो ब्यूटी है। तो वहां से पता चला कि ये एग्जाइल जब हुआ था चाइना के वॉर के वक्त, वॉर से पहले, तो ये लोग यहाँ आ गए थे और हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पे ये बसे हुए हैं। बालाकुपे में है, धर्मशाला में है, दिल्ली में है, बनारस में, सारनाथ में, उसी सिलसिले में साल। तो हमने कहा यार 50 साल हो गए एग्जाइल को, और हिंदुस्तान की आम ऑडियंस, आम जनता जानती ही नहीं कि तुम्हारे देश में कोई और देश भी रहता है जो तिब्बत है। तो हमने फिर एक प्रपोजल डाला, वो पास हो गया कि अच्छा आप इन लोगों के लिए बनाएं, और उस डॉक्यूमेंट्री को फिर हमने टिबेटन रिफ्यूजी के तौर पे बना कि उनका निर्वासन इतने साल तक हो गया पर अभी भी हम नहीं जानते, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनता नहीं जानती। तो इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म जब बनाई थी जब भी मैट, तो उसमें एक गाना है, ये इश्क है जन्नत दिखाए, जो करीना कपूर के ऊपर फिल्माया है। उसके पीछे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो टिबेटन आर्टिस्ट हैं, टीपा आर्टिस्ट हैं। तो हमें लगा अरे इम्तियाज भाई को कैसे पता चला इनके बारे में, तो पता चला कॉलेज के दिनों में वो भी आके बैठते थे। तो उस तरीके से फिर पूरी वो फिल्म इसी मौजू पे है कि तिब्बत हमाया है, हमाया बसा, हम लोग जानते ही नहीं उनका कल्चर, उनकी बातें, और जो अब मिक्स होता जा रहा है हिंदी से हिंदुस्तानी में, वो किस तरीके से पनप रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट्री इसी सिलसिले में थी। उसी सिलसिले में हम लोग सारनाथ गए, हम लोग आए भी थे, चूंकि एक बनारस की एक लेखिका है मीर्जा माधव जी, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी गेशी चंपा, वो टिबेटन रिफ्यूजी की ऊपर ही कहानी थी। तो उनका इंटरव्यू करने के लिए हम लोग तब आए थे काशी नगरी, 7-8 दिन रुके थे, वो घूमे थे, मजेदार जगह थी बहुत। वो मुझे बनारस का वो मलाई बन बहुत अच्छा लगा, मलाई बन, चाट, और वो मलहुआ, मतलब काशी इज अ डिफरेंट सिटी तो हम लोग वो जो आप बात कर रहे थे, तो वो रिफ्यूजी के ऊपर थी वो पूरी, क्योंकि अब उनको 50 साल हो गए, उनकी दूसरी जनरेशन हिंदुस्तान में रहने लगी है, अब वो तीसरी, अब वो हिंदुस्तानी हो गई है। अब जब वो हिंदुस्तानी हो रही है तो उनकी तिब्बत का क्या होगा? उनकी अपनी जद्दोजहद है कि अपने कल्चर को बचाए रखना है, तो उनका क्या होगा? और क्या जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो आंखें खोलती हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हो रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है, यहाँ लोगों के साथ घुल मिल रहा है, क्या वो अपनी संस्कृति को आगे तक ले जा पाएगा? क्या वो तिब्बत के लिए खड़ा होगा? क्या उसके लिए ये मूवमेंट बची भी है कि हमको तिब्बत आजाद कराना है? ये वो फॉरगेट इट, छोड़ो ना यार, यहाँ रह रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? या वो इस एटीट्यूड में आ चुका, तो बस उसी मौजू को लेकर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और वो बहुत अच्छी, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें आया। उसका नाम था लर्निंग एग्जाइल। फिर पता चला कि यार हिंदुस्तान में तो और भी रिफ्यूजी रहते हैं, बर्मीज भी रिफ्यूजी रहते हैं, और सोमालियन रिफ्यूजीज भी रहते हैं, जबकि सोमालियन रिफ्यूजीज की हालत तो और ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि जैसे हमने देखा नहीं कि सम नीग्रो टाइप मैन, टॉल, लंबा, काला, तो हम डर जाते हैं, हमको लगता है क्रिमिनल है, but they are very sweet people. They are very sweet people. मतलब कुछ लिखने से पहले आप उस पर आप लोग जाते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं और उसको दिमाग से दिल तक उतारते हैं, उसके बाद आपके कलम पे वो लफ्ज बनकर निकलते हैं। वाकई में तभी तभी उसमें एक दर्द और इसमें एक सोच, एक फिक्र पैदा हो पाती है जब हम इस तरह से स्टडी करके कोई भी चीज लिखते हैं। तो अब आखिरी एक सवाल है, हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं, अब हम सोचे अच्छा आप जब भी अब बनारस आइएगा, आप काशी कला कस्तूरी के मेहमान होइएगा, जब भी आप आइएगा। हम लोग का ऑनर रहेगा। इट्स माय प्लेजर। और एक आखिरी सवाल अब पूछना चाहूंगी कि थिएटर जिस तरह से संगीत आप देखिए वो ज्यादा ग्रो किया, फल फूल रहा है जिसको हम कहें आम जबान में, लेकिन थिएटर उस हिसाब से पीछे क्यों है? और खासकर उत्तर प्रदेश, आप तो यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी के लिए आपने क्या सोचा होगा? और जो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा थिएटर का हाल है, तो उसके लिए हालांकि आप लोग वर्कशॉप भी जा जाके करते हैं,
मैं ये चाहूंगी कि हम लोग भी इस तरह का वर्कशॉप करें। हमारी पैटर्न और हमारी जो है वाइस प्रेसिडेंट सुचरिता गुप्ता जी और हमारे पैटर्न चंद्रकला त्रिपाठी जी, ये लोग सब सुन रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के हम वर्कशॉप करें और ये लोग वर्कशॉप में ऐसा ट्रेनर आए और इस तरह से अपनी चीजों को यहाँ पे भी ट्रेन करें बच्चों को जो थिएटर में दिलचस्पी रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में इसकी क्या सूरत हाल है, आप इसमें क्या करना चाहेंगे, ये आखिरी सवाल है। पहली चीज तो हिंदुस्तान की ही थिएटर पे बात कर लेते हैं। थिएटर केवल ऐसा नहीं है कि यूपी में ही जो है वो वीक है। थिएटर केवल महानगरों का थिएटर रंगमंच होकर रह गया, क्योंकि वहां पे सुविधाएं थी, खासतौर से ऑडिटोरियम्स थे। नाटक जब होते हैं तो मंचन के लिए एक जगह तो चाहिए, एक स्पेस चाहिए ना। सिनेमा हॉल ग्रो कब करे, जब आपने मल्टीप्लेक्सेस खुलना चालू कर दिए। जब स्क्रीन ही नहीं होगा तो सिनेमा चलेगा कहाँ भाई, हाल थिएटर का है। थिएटर अगर करना है तो उसके लिए मंच तो होना चाहिए। तो ऑडिटोरियम्स तो हमारे यहाँ व्यवस्था थिएटर की कभी हुई नहीं। दूसरा ये कि मैंने कहा कि थिएटर में लिखने का जो एक प्रोग्राम था कि जब तक 70 से पहले का आप थिएटर देखें, दिल्ली का ही थिएटर देखें, तो भीड़ लगी रहती थी कि साहब फला का थिएटर हो रहा है तो लाइन लगी है, और राइटर के नाम पे टिकट बिकती थी। थिएटर के मामले में देखिए, थिएटर के मामले में तो आपका महाराष्ट्र, मुंबई और कलकत्ता, जो इसका तो कोई जवाब ही नहीं। मानूंगा उसका सबसे अहम बात यह है कि मुंबई ने अपने ऑडिटोरियम्स बेचे नहीं। कि आज यूपी में जो चंद ऑडिटोरियम है ना, आप देखिए उनमें थिएटर कितना होता है। आज ये नेता आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम चलेगा, कल किसी बिजनेस ग्रुप का प्रोग्राम चलेगा, किसी मतलब सो फॉर आर्ट, फॉर थिएटर अवेलेबल ही नहीं है। और है भी तो उनका कॉस्ट इतना ज्यादा है कि 40,000 50,000 रुपए कौन बैन कर पाएगा। दूसरा एक प्रक्रिया नहीं चली कि जिसमें रंगमंच जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाता। आप पीवीआर में जाते हैं 500 रुपए का टिकट देके, वो आपको मंजूर है। थिएटर में आप हमेशा पास चाहिए। क्यों? थिएटर को पास की जरूरत इसलिए भी है कि लोकल के लोग करते हैं, लोकल के लोग ही देखने आते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अरे तुमसे क्या टिकट लेना, अरे क्यों भाई तुमसे क्यों नहीं टिकट लेना, उसमें पैसा नहीं लगता क्या? तो एक ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अंतराल ने ये जिम्मा लिया था और हमने ये रूल बना दिया था कि चाहे मेरी माँ आए या बाप आए या दोस्त आए, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आप बाहर रहिए। क्योंकि एक चीज और भी है, जब आप 100 रुपए का, 200 रुपए का या 500 रुपए का टिकट लेते हैं ना, आप खर्च करते हैं तो आप जिम्मेदारी के साथ पहुंचते हैं और आप नाटक देखते हैं। और फ्री का पास पकड़ा दीजिएगा ना तो बोला अच्छा ठीक है जाएंगे देख लेंगे। तो वो एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, थिएटर के पास प्रमोशन के माध्यम नहीं। सिनेमा आता है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ जाती है, रेडियो पे उसके गाने चलने लगते हैं कि फला तारीख को फला फिल्म रिलीज हो रही है। थिएटर ये कब बोल पाया कि फला तारीख को मेरा नाटक फला जगह है? फिल्म आपको ऑप्शन देती है कि साहब फला की फिल्म है तो कॉमेडी होगी, इनकी फिल्म है तो सीरियस होगी। हम थिएटर के वो आर्टिस्ट ही पता नहीं कर पाए, पहले अभी भी हैं। तो एक ऑप्शन हम अगर दें और वो हम ऑडियंस का दायरा बनाए, तो अंतराल ने तो अपना एक क्वायर बनाया हुआ है। जितने भी लोग आते हैं हमारे पास सबका डेटा है, सबके पास मेल पहुंच जाती है, व्हाट्सएप पहुंच जाता है कि अंतराल का फला तारीख से फला डेट को हम लोग थिएटर ओपन कर रहे हैं, नाटक की थीम ये है, छोटी सी क्लिप काट के लगा दी तो लोग आते हैं हमारे। तो और हम लोग प्रमोशन में छोटा सा बच्चों से एक्ट करा लेते हैं, लड़के लड़कियों से एक्ट करा लेते हैं कि ये रहेगा नाटक का, लब बोलो आप तो आप आइए। तो जिनको इंटरेस्ट होता है वो आते हैं। हमारे तो सारे शोज फुल हाउस जाते हैं। यही रीजन है कि ऑडियंस तक पहुंचो, तो ऑडियंस को पता ही नहीं रहता। अभी हम पोस्टर लगा दें, कितने लोग हैं जो पोस्टर पैम्पलेट देख रहे हैं। तो थिएटर ने प्रमोशन के लिए और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाया नहीं, वो अनुदान पे जिंदा रहा कि सरकार ने अनुदान दे दिया, हमने पैसा ले लिया, नाटक करवाया, जिम्मेदारी खत्म। उसको बिजनेस मॉड्यूल में कब लेके आएंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमने अनुदान के भैया 5,000 रुपए चुन्नीलाल सेठ ने दे दिए, 2,000 रुपए वो कपड़े वालों के यहाँ से मिल गए, थिएटर हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। अब प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आपको। अनुदान पे तो हमारी कलाएं नहीं टिक पाई, अनुदान पे तो हमारे डांस फॉर्म मर गए, कथकली, कथक, ये सब अनुदान पैटर्न पे चल रहे हैं। क्या रीजन है कि अमेरिका में आज भी जो है वो बैले और अमेरिकन ओल्ड फोक जिंदा है और पैसों पे? आप एम्स्टर्डम में जाइए, सबसे महंगे टिकट्स होते हैं, 10-10 हजार डॉलर की भी टिकट होती है। हेलो सुनीता जी नमस्कार। तो वो हो रहे हैं ना, वो हैं तो वो हो रहे हैं, तो हमको करना पड़ेगा। हमारे पास भी फोक है, हमारी लाउडी है,
हमारे पास हमारा आला है, इतना बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस है, हम लोग उनको कह ही नहीं पा रहे। उनको कहना पड़ेगा, पुरजोर तरीके से कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि 300 रुपए का टिकट खर्च करो। सरकार जब तक ये बोलती है कि अच्छा सांस्कृतिक कला केंद्र कला कोई जगह करा रहा है, ये पैसा आ गया, तो आधी ऑडियंस तो नेताजी की आ गई, वो सब फ्री। तो यार ये फ्री का एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा हमें, उससे काम नहीं होगा। हमारे पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि प्रोडक्शन होने से लेके बनने तक 3 लाख का खर्चा है, इतनी ऑडियंस आएगी, इतने के टिकट बकेंगे, तो 3 का मतलब है हमको 8 लाख रुपया चाहिए, ताकि प्रॉफिट कमाए, हम एक्टर्स को भी दे पाए कि आपने मेहनत करी है, ये पैसा पकड़िए, घर में जाइए। जब घर में एक एक्टर पैसा लाके देता है ना, तो माँ बाप बोलना शुरू कर देंगे कि भाई इंजीनियर डॉक्टर के अलावा आप ये भी बन जाओ। वो प्रोत्साहन खत्म हो गया, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही खत्म हो गई, इसलिए आर्टिस्ट बनाने की तरफ लोग रुझू नहीं होते। हमको वो रिवाइव करना होगा। तो आज कैसे लोग क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं कि क्रिकेट खेलेगा तो कुछ बन जाएगा। क्यों? आईपीएल आ गया ना हमारे पास, तो अब खाली इंडियन क्रिकेट टीम नहीं रह गई जिसमें आप सिलेक्शन पा के या आप स्टेट लेवल पे खेल के अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। आप अच्छा खेलते हो, आईपीएल में भी जा सकते हो। आईपीएल में 15-20 टीम है हमारे पास, तो एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार हुआ उसका। तो वो जुमला जो है ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे, उल्टा हो गया। वो तो उल्टा हो गया। तो थिएटर में भी वही करना पड़ेगा कि आपको थिएटर में जब तक उसको हम बिजनेस मॉड्यूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और बिजनेस मॉड्यूल तब तक नहीं बनेगा जब तक 2 चीजें, हम आज का कथ्य कहें, आज के युवाओं को जोड़ें, यूथ को जोड़ें, आज की कहानियां कहें, आज की बात रखें। ओल्ड क्लासिक भी साथ में चलेगा, मैथोलॉजी भी साथ में चलेगी, पर ऑडियंस जुड़ेगी तब जब उसकी बात हो रही। हमने तो उत्तर रामचरित भी किया, हमने संस्कृत का नाटक किया, हमने उत्तर रामचरित किया, हमने प्योर उर्दू का नाटक किया, उर्दू अकेडमी के लिए हमने नाटक किए, संस्कृत अकेडमी की नागरिक पहचानने के लिए हमने नाटक किए। तो हम लोगों ने ये नहीं है कि हमें पुराने को छोड़ देना, वो भी करना है, पर हमें ऑडियंस जोड़नी है, दायरा जोड़ना है। आप देखिए यही मॉडल सक्सेस हो जाएगा। लोगों को सोचना पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। अब बनारस में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे लोग हैं। हमको क्या 300 आदमी ऐसे नहीं मिल सकते जो 200-300 की टिकट ले सके। अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर आई थिंक हम लोगों में बहुत बड़ी फॉल्ट है, हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ हम जोड़ नहीं पा रहे हैं उन्हें कतार से, इतना फर्क है। सही कहा अकबर आपने कि हम लोग उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो आपने एक बात कही कि थिएटर इतने महंगे हैं और वहां पे दूसरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसके लिए जगह भी कम है, वक्त कम है, और क्योंकि दूसरे प्रोग्राम्स वहां पे लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि 20,000 40,000 रुपया है, तो एक थिएटर आर्टिस्ट या जो ये ड्रामा करवा रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अनुदान पे ही मामला चलता है कि चुन्नी लाल जी, मुन्नी लाल जी, फला लाल जी, यही लोग दे देते हैं पैसा तो उस पे। तो ये बहुत, वो तो एक हिसाब से भीख मांगने जैसी हिसाब है कि हम जगह जगह से मांग के लाके और इस तरह से चीजें कर रहे हैं। और थिएटर का तो मुझे लगता है कि जो ये जो थिएटर होते हैं वहां पे मुझे लगता है मैक्सिमम फीस 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अदर्स प्रोग्राम से तो वहां के खर्च निकाल ही ले रहे हैं। जी जी, एटलीस्ट थिएटर के लिए जिसके लिए ये बना है, प्ले के लिए, नाटक ड्रामा के लिए तो बना ही हुआ है वो थिएटर, तो इसलिए उसके लिए मिनिमम चार्जेस होने चाहिए। बाकी लोग तो सब देने को तैयार हैं। मिनिमम चार्जेस होने चाहिए, और हमारे पास बहुत सारा स्पेस ऐसा होना चाहिए। बनारस जैसे शहर में मुझे लगता है 15 से 20 स्पेस होने चाहिए नाटक करने के लिए और रेसल के लिए। भाई रेसल के लिए भी हमें जगह चाहिए। आप कैसे बिजनेस हब बनवा देते हो? आईटी हब बन गया, आईटी के लोगों को फ्री में ऑफिसेस दिए जा रहे हैं। सरकार हम लोगों की तरफ भी ध्यान दे। मैं कह रहा हूँ शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं ना, शॉपिंग मॉल्स में पीवीआर भी होता है, शॉपिंग मॉल्स में कपड़ों की दुकानें होती हैं, गुच्ची की भी होती है, परफ्यूम की, जूते की होती है। तो उसी शॉपिंग मॉल में एक स्पेस थिएटर का और रेसल का भी हो सकता है, दीजिए, लोग आएंगे और देखेंगे। एक तरफ हमको ये भी करना है कि हमारी संस्कृति कला मर रही है, और दूसरी तरफ हमको कुछ उसके लिए करना भी नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कलाकार तो खुद ही संघर्ष करता आया और करता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। में कोई शक नहीं है कि कलाकार हमेशा जो असली कलाकार हैं वही उन्होंने ही संघर्ष किया है, और उनकी कला खत्म भी नहीं हुई है, वो आज देखी भी जा रही है। तो खैर ये तो बहुत ही लंबी कहानी है, लंबा स्ट्रगल है, लंबी बातें हैं कि किस तरह से हम इसको जिंदा रखें और आर्ट और कल्चर को, हिंदुस्तानी कल्चर को, हिंदुस्तानी आर्ट को
इसको जिंदा रखने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी और इंटरेस्ट लेना होगा और मिनिमम चार्जेस पे वो जगह अवेलेबल कराई जानी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त हम लोगों को मुझे दिया, काशी कला कस्तूरी को दिया, और एक बार फिर आप उस काशी से जुड़े जहाँ जीवंतता है। तो आज हमारे काशी कला कस्तूरी संस्था में भी जीवंतता आ गई। आप लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही कारामद बातें हुई। और मैं ये चाहूंगी यहाँ पे आपसे ही इस इंटरव्यू की इस बातों के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूंगी कि जब भी जरूरत काशी कला कस्तूरी को आपकी होगी तो मैं चाहूंगी कि आपकी मदद हम लोगों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शौक से, बहुत खुशी होगी कि हम कुछ अगर हम कुछ अपनी तरफ से कुछ मदद कर पाए और खड़े हो पाए वहां पे, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हम लोग कम से कम साहित्य के लिए या तो रंगमंच के लिए हम जरूर योगदान देना है, तो हम बिल्कुल बेशक आना चाहेंगे। आप कभी भी बेशक आप बुलाइए, बेशक हम लोग अकबर और आसम, आप दोनों लोग जो सोचिए कि हमारे काशी कला कस्तूरी का जो एग्जीक्यूटिव टीम है, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं, उसमें प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी जो साहित्य से हैं, डॉक्टर फिरोज खान संस्कृत साहित्य से हैं, जो आप लोगों ने अभी अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत नाम सुना होगा, वो संस्कृत साहित्य से हैं। ये विदुषी सुचरिता गुप्ता जी बनारस घराने की बहुत ही रिनाउंड सिंगर है, वो हम लोगों की टीम है इसमें काशी कला कस्तूरी की, वो हैं। प्रोफेसर मंगला कपूर, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संगीत डिपार्टमेंट में, ये म्यूजिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है। तो और इस तरह से और बहुत से कुछ प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना। तो इस तरह PCS IAS ऑफिसर्स हैं। तो इस तरह से हमारी ये टीम है काशी कला कस्तूरी की। तो मैं ये चाहूंगी कि आप भी इसका एक हिस्सा बनिएगा, जब भी हमको जरूरत होगी आप जरूर होइएगा। मैं अपने साहित्य दर्पण प्रोग्राम में आपके ड्रामे को भी चाहूंगी कि मैं करवाऊंगी, स्टेज पे भी करवाना चाहूंगी, संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में भी मैं करवाना चाहूंगी आपके ड्रामे को। और इस तरह से एक सिलसिला चलता है, कारवां बनता रहता है जब इंसान आगे चलता है। तो इस तरह से आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया आसम और अकबर कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, कीमती टाइम दिया, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी, बहुत नाइस गुफ्तगू हुई। इसी के साथ मैं काशी कला कस्तूरी, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हाँ जी जी। और काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी अपना वक्त दिया और हम लोगों की गुफ्तगू को सुना, और सुनना भी जरूरी था, क्योंकि कोई समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो कुछ कर रहा है उसको सुनना भी बहुत जरूरी होता है। और काशी कला कस्तूरी का ये मकसद है कि ऐसे कलाकारों को, ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे लोगों को बरूए कार लाए, सामने लाए, ताकि लोग सुने उनको। इसी के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। नमस्कार, आदाब।